नमस्कार, मैं एल के निशात, फाउंडर डायरेक्टर ब्यूरोक्रेट्स। वर्कशॉप नया सेशन शुरू हो रहा है, तो नया सेशन, नए स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल और उन सारे सवालों का जवाब आपको इस वर्कशॉप में मिलेगा, जो एक नए स्टूडेंट को प्रतियोगिता की शुरुआत करने से पहले बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और पता होना चाहिए। क्लियर माइंड होगा तो आप तैयारी करोगे तो वहाँ पे गलतियों के साथ तैयारी नहीं करोगे, शुरू नहीं करोगे, तो पुख्ता तैयारी करोगे और रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी मिल सकता है। मेरा उद्देश्य आपको सिलेबस बताना और ये नहीं होगा, वो तो मैं ग्रुप में डाल दूँगा। सिलेबस, पीएससी का सिलेबस क्या है, 3 चरणों में होता है, एक हल्का सा झलक दे दूँगा और सिलेबस में ग्रुप में डाल दूँगा। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि एक स्टूडेंट जो तैयार करता है तो उसके मन में जो सवाल होते हैं वो क्लियर होना चाहिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ये ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब। सबसे पहला, क्या कोचिंग ज़रूरी है? एक सवाल बहुतों के मन में आता है, क्या कोचिंग ज़रूरी है? मैं कहता हूँ कोचिंग ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बिना कोचिंग के IAS तक बन गए। अब ऐसे स्टूडेंट कैसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कोचिंग की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, और बिना कोचिंग के वो UPSC में टॉपर तक हो गए? तो इसका सवाल ये है कि इसका जवाब ये है कि वो ऐसे स्टूडेंट थे जो बचपने से क्रीम थे। क्रीम स्टूडेंट कहते हैं अपन, जिनका बेसिक्स बहुत क्लियर है ना, और वो IIT किए हुए हैं, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट माइंडेड जिनको कहा जाता है, वो बचपने से हैं। उनके 10th 12th वो उन्होंने IIT की, मेडिकल नीट क्वालिफाई किया, और वो ऐसे स्टूडेंट हैं। तो उनको कोचिंग की आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रिलियंट है ना। बेसिक्स क्लियर है, वो सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत अच्छी है, और उनकी जो सिटिंग कैपेसिटी होती है, बैठने की, और जो निरंतरता होती है, वो उस पर उनको काम ही नहीं करना होता, क्योंकि वो आदत उनको बचपन से होती है। 8 घंटे 10 घंटे पढ़ सकते हैं वो लोग। बेसिक्स उनके बहुत क्लियर है, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और स्वयं पे तैयारी शुरू कर देते हैं। और बताता हूँ और किन्हें आवश्यकता नहीं होती। वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन शुरू करते ही अपना होमवर्क शुरू कर देते हैं, मतलब बहुत पहले से क्लियर होता है कि हमें सिविल सर्विसेज करना है, हमें कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो वो ग्रेजुएशन से ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। मतलब NCERT और ये सब, वो अपना बेसिक होमवर्क करते रहते हैं। BTech कंप्लीट हुआ, 4 साल की अच्छी होमवर्क कर चुके हैं। मेडिकल कंप्लीट किया, अच्छी होमवर्क कर चुके हैं, वो लगभग अपने स्तर से वो तैयारी कर चुके हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तो उनको आवश्यकता नहीं होती। वो देखते हैं कि अब भैया लगभग तैयार हैं, अब हमारा जिम्मेदारी ख़त्म हो चुकी है, IIT कंप्लीट हो चुका है, हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, हमारा मेडिकल हो चुका है। वो सिलेबस पकड़ते हैं और वो पुख्ता तैयारी करके एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं। आप लोगों को भ्रम इसलिए होता है कि आप लोग इंटरव्यू देखते हो, आप लोग देखते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉपर हो गया, है ना, 1 साल में उसने क्लियर कर लिया, लेकिन वो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलती है। वो ये जो तैयारी होती है, इसकी रूपरेखा उनकी स्कूल से ही तैयार होती है। जैसे 12th कंप्लीट करते हैं, वो अपना कार्य शुरू कर चुके होते हैं। वो ये नहीं बताते कि पिछले 4 साल जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे या मेडिकल कर रहे थे, IIT कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, वो ये नहीं बताते। तो कोचिंग की आवश्यकता क्यों और किस तरह के बच्चों को है? वो उस तरह के बच्चों के, हम में से 90% छात्र जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, हम लोग ग्रेजुएशन तक सीरियस ही नहीं होते। किस तरह से खेलते कूदते या इधर उधर पढ़ते पढ़ाते हमारा जीवन निकल गया। अब जब हमें तैयारी करनी है, तो चूँकि हमारा बेसिक्स क्लियर नहीं है और हमारा मोटो पहले से सेट नहीं था, तो हमें कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है या गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। मैं ये भी नहीं कहता कि अब भी आपको आवश्यकता होगी। यदि आप में आत्मविश्वास है, सेल्फ मोटिवेटेड हो, और आपको विषयों की समझ है, सिलेबस की समझ है, और आपको लगता है कि आप विषय स्वयं से कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो। कोचिंग सिर्फ आपको क्या करेगा, कोचिंग का फ़ायदा बताता हूँ। फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, ये भी बताता हूँ। कोचिंग के दोनों हैं। फ़ायदा ये है कि कोचिंग से एक जो फ़ायदा स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है निरंतरता बनती है। आपको एक बहाना होता है, क्योंकि 90% छात्र ऐसे होते हैं ना, उनको रोज़ का एक पुश चाहिए, प्रेशर चाहिए, तब वो पढ़ते हैं, वरना पढ़ने का मन नहीं लगता। तो कोचिंग आते हैं तो आपको एक दिन का टारगेट होता है। उस दिन आपको पता है कि आपको घर जाकर किसकी तैयारी करनी है।
तो इस प्रकार से एक निरंतरता बनती है और आप वीकली टेस्ट देते हो तो उससे इवैल्यूएशन होता है और उस तरह से आप तैयार होते चलते हो। एक ये फ़ायदा होता है। नुकसान क्या है? तो नुकसान आपको आगे पता चलेगा कि कोचिंग से नुकसान भी होता है और बहुत तगड़ा नुकसान होता है। तो क्या कोचिंग ज़रूरी है का आपने निकाल लिया, अर्थ निकाल लिया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? क्या कोचिंग ज़रूरी है? तो ज़रूरी तो बिल्कुल नहीं है। किन्हें ज़रूरी नहीं होती, किन्हें कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, किस तरह के छात्रों को? अगर कोई भी छात्र हो, सेल्फ मोटिवेटेड है, विषयों की अच्छी समझ है, उसके बेसिक्स क्लियर है, तो उसे कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। ठीक। किसे कोचिंग की आवश्यकता है? वही जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, जिसकी निरंतरता नहीं है, जिसकी बैठने की क्षमता उसने विकसित नहीं की है, जो लोग ग्रेजुएशन तक सोए रहे, मतलब अब जागे हैं कि ग्रेजुएशन हो गया, अब क्या, अब जाग रहे हैं। तो ऐसे लोगों की कोचिंग की आवश्यकता होती है जो निरंतरता प्रदान करती है, बेसिक्स क्लियर होती है, बेसिक्स क्लियर किया जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने बोला ना कि कोचिंग से नुकसान भी, जो कोचिंग तंत्र चल रहा है इसका भी जवाब आपको आगे मिलेगा। किसे कोचिंग की आवश्यकता है, शायद वो दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको वहाँ मिल चुका है। छात्र क्षेत्र का सही चुनाव कैसे करें, ये बहुत बड़ी समस्या है। छात्र क्या करते हैं, अपने मित्रों को देखकर, अपने दोस्तों को देखकर, अपने पिता के कहने पर, अपने मामा के कहने पर क्षेत्र उनके जो वो कर रहे हैं, जो उन्होंने बोला वो चूज़ कर लेते हैं और बिना सोचे समझे जाकर कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। और 3 महीना से लेकर 1 साल तक 80% छात्रों को ये महसूस होने लगता है कि जिस क्षेत्र को मैंने चुना वो क्षेत्र मेरे लिए था ही नहीं, ऐसा होने लगता है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखो, आपके सामने जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, 12th कर लेते हो, प्रतियोगी जीवन में आते हो, नीट IIT के अलावा, क्योंकि एक आपको मौका मिलता है 12th के बाद आप जो कर सकते हो, तैयारी करते हैं लोग और IIT, BTech, नीट ये सब क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन वो अवसर चूक गया है, तभी आप यहाँ हो, वो अवसर आपसे चूक गया है, या हो सकता है कि आपका मोटो ही ना रहा हो, या वो अवसर आपने गंवा दिया। अब आप उसके बाद का अवसर क्या, तो उसके बाद आप आओगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्षेत्र में। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्षेत्र में आते हो तो आपको देखो 3 तरह की, एक तो आपको सेंट्रल और एक आपका स्टेट लेवल पे दिखाई देता है, ये 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। जब आप सेंट्रल लेवल पे जाते हो तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई देता है, UPSC दिखाई देता है। एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है आपको, प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो आपको UPSC दिखाई देगा। इसके अलावा आप अन्य क्षेत्र चुनते हो तो SSC, रेलवेज, बैंकिंग, ये क्षेत्र चुनते हैं आप। और स्टेट में आते हैं तो स्टेट में आपका स्टेट PSC दिखाई देता है, और क्या दिखाई देता है, और व्यापम दिखाई देता है। क्योंकि यही 2 बोर्ड हैं, स्टेट PSC, छत्तीसगढ़ PSC और CG व्यापम, ये बोर्ड हैं, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। ये प्रशासनिक आपके 2nd लेवल के 2nd क्लास प्रशासनिक अधिकारी तय करता है, 3rd क्लास भी होता है ना। और यहाँ पर आप जानते हो कि वही व्यापम जो है तरह तरह के एग्ज़ाम लेता है। यहाँ पर 4th श्रेणी के भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे 12th के बाद आपके एग्ज़ाम होते हैं संयुक्त भर्ती क्लरिकल जॉब जो होते हैं वो भी लेता है। अच्छे लेवल के जॉब वो भी 3rd क्लास में ही आएंगे, जैसे इंस्पेक्टर रैंक की नौकरी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी, और तरह तरह की वैकेंसी निकलती है व्यापम में। और स्टेट PSC आप जानते हो, PSC 3 चरणों में जो होता है, प्री, मेंस, इंटरव्यू, है ना। ये प्रशासनिक अधिकारी, आप यहाँ से आपके रैंकिंग जो होती है, फाइनल जो आपका रैंकिंग होगा उसके हिसाब से आप DSP, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, ये सब नौकरियों के लिए प्रयास कर सकते हैं। और लगभग इसी का बाप कौन है, UPSC। क्लास 1 अधिकारी का बनने का आपको मौका मिलता है तुरंत, यहाँ से DM बन सकते हैं, SP बन सकते हैं, है ना। बहुत सारे IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में जा सकते हैं, इंडियन रेलवे सर्विसेज में जा सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। ये प्रशासनिक सेवा है। अब इन दोनों को देखूंगा तो ये प्रशासनिक सेवा है, ये राज्य स्तरीय है, ये ऑल इंडिया स्तरीय है ना। अभी देखो छात्रों से क्या गलती होती है, बहुत सारे छात्र, चूँकि इनकी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं,
एसएससी, रेलवे, इनकी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बहुत सारे छात्र बोलते हैं, ये सोचते हैं कि अरे वो यूपीएससी और स्टेट पीएससी हमारे बस का नहीं है, हम इसकी तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी करते हैं। और यहीं पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। कैसे गलती होती है? बीए का छात्र है, आर्ट्स का छात्र है, गणित से हमेशा भागता रहा, है ना, अंग्रेजी से हमेशा भागता रहा, और अचानक उसको ये अभी पता नहीं इस क्षेत्र के विषय में, उसने चूज़ कर लिया कि मुझे एसएससी करना है। क्यों? यूट्यूब आजकल बहुत चलता है, किसी का इंटरव्यू देखा, किसी का कुछ देखा, या किसी कोई दोस्त जाकर कर रहा है या सहेली कर रही है तो जाकर देख के चूज़ कर लिया उसने। अभी उसको बैकग्राउंड नहीं पता उतना, अज्ञानी है, उसने एसएससी चूज़ कर लिया। और कोचिंग गया, कोचिंग में उसने बोला कि सर मुझे एसएससी करना है। तो कोई इतना जहमत नहीं उठाता कि वो ये बताए, उसे तो दिख रहा है पैसा, उसे दिख रहा है कि इसे एसएससी करना है, क्या फ़र्क पड़ता है, आगे हो ना हो फीस आ जाएगी, पढ़ना होगा तो पढ़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं करता। जब मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है तो वो जब ये बोलता है तो मैं उसकी काउंसलिंग और विशेष करता हूँ कि क्या रहा तुम्हारा स्कूली जीवन में, मैथ्स कैसा लगता था, मैथ्स से डरते थे, मैथ्स से प्रेम है कि नहीं, बहुत सारे सवाल पूछता हूँ। अब जिसका मैथ्स और अंग्रेजी से जो जीवन भर दूर भागता रहा, ये क्षेत्र उसके लिए नहीं है। 1.5 साल 2 साल प्रयास करता रहेगा और 90% छात्र फिर थक हार के ये फील्ड छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। अब जब जागो तब सवेरा वाला किस्सा होता है। कोई भी क्षेत्र चुने आप, जब जागो तब सवेरा। आपका मैथ्स कमज़ोर रहा है तो आप सीखिए मैथ्स, बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। लेकिन इसमें अब जब किसी का कमज़ोर क्षेत्र रहा है, जिसकी प्री रिक्वायरमेंट है वो है अंग्रेजी और मैथ्स, इसमें भी मैथ्स डिसाइडर यही है। और इसमें लेकिन इसमें मैथ्स प्लस अंग्रेजी दोनों है और इसमें मैथ्स प्लस अंग्रेजी दोनों है। जो जीएस होता है वो बहुत अच्छे स्तर का नहीं होता, वो कोई भी छात्र कर सकता है। इसमें हिंदी भी आ जाती है कभी कभी, इसमें थोड़ा सा अंग्रेजी आ जाता है, लेकिन वो लेवल नहीं होता जैसा इन दोनों का होता है। लेकिन गणित यहाँ भी एक फैक्टर है। बिना गणित जिसका मजबूत नहीं है वो ये इन एग्ज़ामों को सोच नहीं सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि गणित यदि हमारा मजबूत नहीं है तो क्या हम कभी ये क्षेत्र कर नहीं सकते? मैं ये नहीं करना चाहता, ये भी नहीं करना चाहता, ये भी नहीं करना चाहता, लेकिन करना यही चाहता हूँ। बिल्कुल किया जा सकता है। फिर आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि आपको समय लग सकता है, इस चीज़ के लिए तैयार रहें आप। पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो स्कूली जीवन के 7वीं 8वीं 9वीं जो है ना बेसिक्स मैथ्स के, वो स्ट्रॉन्ग कीजिए। अंग्रेजी के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद आप सीखेंगे, आप कॉम्पिटिटिव स्तर के अब इनके जो सिलेबस है उस पर आएंगे, आप उस पर काम करेंगे। हो सकता है कमज़ोर रहा है तो पहली बार में आपको पकड़ना महसूस हो, क्योंकि पहले तो आपको सीखने में ही समय चला जाएगा। दूसरे राउंड में आप फिर से दोबारा भिड़े रहेंगे तो फिर पकड़ महसूस होना शुरू होगा जब दूसरी बार गुजरेंगे। फिर तीसरी बार आप जब गुजरेंगे तो और पकड़ महसूस होगा, आपका दिमाग चलने लगेगा जो अब तक नहीं चल रहा था स्कूली जीवन में आपका। फिर अब आप उस स्टेज में पहुँचे हैं कि अब आप अपने कॉम्पिटिटर को पछाड़ने के लिए आप पढ़ेंगे और पुख्ता करेंगे, क्योंकि आप उनको पछाड़ेंगे तभी तो नौकरी में पहुँचेंगे। तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या 10%, 5% से ज़्यादा नहीं होती। मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिससे आप मूल्यांकन कर सकें, और यही आपके जीवन की कड़वी सच्चाई मैं बताऊँगा। वो मैं कभी भी बायस नहीं होता, है ना। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन स्टूडेंट मेरा एडमिशन लेगा नहीं लेगा, मैं बहुत स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ, है ना। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक स्टूडेंट आया मेरे पास, ग्रेजुएशन हुआ था उसका बीए में। वो आया मेरे पास और उसने मुझे कहा कि सर मुझे एसएससी करना है, मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। उसमें भी एक पोस्ट सोच के रखा था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना मेरा सपना है। अब क्या हुआ, जब वो मेरे पास आया तो मैं बोला तुम्हारा बैकग्राउंड पृष्ठभूमि पूछी, जैसा मैं सबसे करता हूँ। अगर तुम लोगों को अनुभव हुआ होगा, तुम आए होगे तो मैं सबसे पूछता हूँ।
तो उसने कहा कि सर मैंने लॉकडाउन से तैयारी की है, यूट्यूब और ये सब दुनिया भर का देख के मैंने तैयारी भी कर रखी है 1 साल की, और मुझे एसएससी ही करना है। लेकिन उसके बातचीत और उसने जो पृष्ठभूमि बताई कि बीए लिया, मैंने फिर सवाल पूछा कि मैथ्स कैसा था, कैसा लगता था। मैथ्स अच्छा नहीं लगता। अंग्रेजी कैसा लगता है, विषय कैसा? अंग्रेजी सीखी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि सीखा नहीं जा सकता। पृष्ठभूमि क्या, उसने जो बोला तो मैंने उससे कहा कि तुम एसएससी तुम्हारे बस का नहीं। वो बोला सर अब आप तो मुझे हतोत्साहित कर रहे हो। बोला बेटा मैं सत्य बता रहा हूँ तुझे, और तुझे हाथों डीमोटिवेटेड लग रहा है तू, तो वो तेरी गलती है। बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हो गया, अभी तो कलर होगा तो शायद नहीं दिख रहा होगा, बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुआ है मेरा। फिर भी आला रहा। मतलब आज मैंने बोला चलो ठीक है, तुमने 1 साल तैयारी कर रखी है। मैंने अंग्रेजी के बहुत सामान्य बेसिक जो होता है ना, अंग्रेजी के 2 प्रश्न पूछे, 2 गणित के प्रश्न पूछे, एकदम कखा गगा जो शुरू होगा ना। मैंने पूछा a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। उसने शुरू किया a³ से, a³ से शुरू किया उसका फॉर्मूला। मतलब बस फिर मैंने उससे पूछा कि ए डैश यूनिफॉर्म और डैश अम्ब्रेला, इसमें आर्टिकल फिल करना है। वो यहाँ ऑफ डाल रहा है, प्रीपोजिशन डाल रहा है ऑफ। मैंने कहा कि मैं लिख कर दे सकता हूँ ये क्षेत्र तुम्हारे लिए नहीं है। वो बुद्ध बताते हुए चला गया, बड़बड़ाते हुए। उसे ये नहीं मालूम कि आज जो मैंने उसे कहा है 1 साल 1.5 साल बीत जाने दो, उसे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोला था। तो ये क्षेत्र चुनना जो होता है ना, ये बहुत 80% छात्र इसके जाल में फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? कोचिंगों के प्रचार के जाल में फंस जाते हैं। कोचिंगें आपको सत्य नहीं बताएंगी। कोचिंग बोलेगी हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपको ऐसा सपना दिखाया जाएगा कि आपको लगेगा अरे कुछ तो है ही नहीं। इतने चैन फोटो द्वार पे लगा दिए जाएंगे कि आपको लगेगा, और वो बता भी देंगे देखो ये देखो आर्ट्स वाला है, ये हमने पढ़ाया और चयनित हो गया। मतलब इतने सारे जाल बुने जाएंगे कि आप भ्रमित हो जाएंगे। उससे उनको मतलब नहीं है कि आपके भविष्य का आगे क्या होगा। उनको तो उस समय इंस्टेंट कमाई दिख रही है ना। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले कोई भी छात्र जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू कर रहा है ना, वो जो क्षेत्र चुन रहा है। आप लोग बताओ जो यहाँ तुम क्या सोचा है तुमने अपने जीवन के लिए? नहीं, अब करना क्या चाहते हो? उसमें कौन सा कुछ सोची हो? अच्छा, तुमने क्या सोचा? एनटीपीसी। और तुम्हारे बैकग्राउंड क्या है? जैसे स्कूल में विषय क्या रहा 11वीं में? बायोलॉजी। तुम्हारा भी बायोलॉजी। बायोलॉजी। तो मतलब अभी तक जितनी बातें मैंने बोली, स्कूल में मैथ्स कैसा लगता था? तुम्हारा कैसा था नोनी? वैसे ही है, अच्छा लगता था? इंटरेस्ट आता है ना? इंटरेस्ट आता है और मैथ्स अच्छा लगता था तभी आना इधर, है ना। क्योंकि अगर मान लो सबसे पहली जो चीज़ खोजनी चाहिए किसी स्टूडेंट को, वो इंटरेस्ट खोजनी चाहिए। अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आपको बहुत सारे कष्ट भुगतने होंगे। आपका मन नहीं लगेगा। जब वो विषय आपको सामने चैलेंज रखेगा तो आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई करने में। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है, तो इसका ख्याल रखना होता है। ठीक। अब यूपीएससी ये जर्नलिस्ट सेवा है। स्टेट पीएससी और यूपीएससी ये जो कैसी सेवा है? जर्नलिस्ट सेवा है। इसे सामान्यज्ञ सेवा कहते हैं। सामान्यज्ञ सेवा मतलब आर्ट्स का स्टूडेंट भी कर सके, कॉमर्स का स्टूडेंट भी कर सके, साइंस का स्टूडेंट भी कर सके, आईआईटीएन भी कर सके, ऐसा कर। हाँ, ये बात अलग है कि आजकल जो सेट हो गया है पैटर्न, उसमें फेवर जो है ये आईआईटीएंस को ज़्यादा करता है, जो सी सेट का नेचर हो गया है। क्योंकि आईआईटीएंस मतलब वो मैथ्स और रीजनिंग वो सब क्षेत्र उनका है।
तो वो अगर मान लो उस लेवल का पेपर बनता है तो उनके लिए आसान है आर्ट्स वाले स्टूडेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट नहीं करते हैं, केवल CSET की बात है। आप GS देखेंगे तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट को लगता है फ़ायदा नज़र आता है, क्योंकि वो पहले से जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन IITian और जब ये लोग कोई विषय चुनते हैं ना, तो वो कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स इज़ द मास्टर ऑफ ऑल साइंस। तो जो ये कुछ भी कर सकता है, मैथ्स जिसका विषय है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आर्ट्स वाले के लिए अगर वो किसी और क्षेत्र में जाना हो तो समस्या ज़्यादा है। जैसे मैथ्स पे फिर पकड़ना है, कमांड लाना है, तो समस्या ज़्यादा है। लेकिन मैथ्स वाला कभी भी सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी उठाएगा, वो भी कर सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आर्ट्स वाला स्टूडेंट मैथ्स पे वो पकड़ ला सके। ठीक, ये सामान्य सेवा, इसमें आप ये समझिए कि ह्यूमैनिटीज़ के विषय आपके ज़्यादा रोल प्ले करेंगे, प्री में भी और मेंस में भी। एक पेपर CSET होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है ना। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि वो CSET जो होता है उसमें मैथ्स पूरा भरा रहता है, उसमें रीजनिंग भी होता है। और रीजनिंग एक ऐसा विषय है जो आर्ट्स वाला हो, कॉमर्स वाला हो, वो भी कार्य करेगा तो बड़ी आसानी से कर सकता है। हाँ, मैथ्स में समय लग सकता है ना। और हिंदी और बोली, छत्तीसगढ़ी बोली जैसे हमारे स्टेट PSC में होती है, तो वो भी काफ़ी है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। फिर आप प्री जो है आपका वो GS के विषय होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, संविधान, अर्थव्यवस्था, ये सब आपको पढ़ने को। फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, ट्राइबल कल्चर, ये सब आपको पढ़ने होते हैं यहाँ। और मेंस में चले जाएंगे तो प्री के जो विषय हैं वो तो रहेंगे ही, जो डिस्क्रिप्टिव होता है मेंस में वो तो रहेंगे ही, साथ में कुछ और विषय जुड़ जाते हैं, जैसे सोशियोलॉजी हो गया कुछ नंबर, कुछ अंकों के, फिलॉसफी, दर्शन हो गया कुछ अंकों के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ अंकों के हो गए। इस तरह से और विषय भी जुड़ते हैं। एक पेपर निबंध का भी होता है ना। एक पेपर लैंग्वेज का भी होता है जिसमें आपके हिंदी और अंग्रेजी होते हैं, है ना, हिंदी अंग्रेजी होते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ी बोली होती है। तो ये इस तरह के क्षेत्र है, मतलब जिनका मैथ्स से डरते हैं, जो भागते हैं, वो इन क्षेत्रों के लिए जा सकते हैं, जैसे PSC और व्यापम के लिए जा सकते हैं। अगर स्टेट लेवल पे आपको सोचना है, स्टेट लेवल पे आए तो स्टेट PSC 3 चरणों में होता है, प्री, मेंस, इंटरव्यू, और व्यापम 1 चरण में होता है ना, 1 चरण में होता है। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ किस क्षेत्र का सही चुनाव कैसे करें। शायद इसका जवाब क्लियर हो गया। कोई सवाल है? कब शुरू करें, ये भी सवाल होता है बहुतों के मन में। हाँ, ये पूछा था, जैसे खान सर जो है और एक मैडम है, वो भी मतलब एक दूसरे को मतलब कौन सी मैडम? खान सर नहीं करते वो मैडम। कौन सी मैडम? मैडम का नाम वो हेल्थी मैडम और थोड़ा कम है। नीतू सिंह मैडम, SSC वाली। हाँ, और खान सर पटना वाले। चलो इस चीज़ का भी जवाब दे देता हूँ। खान सर, आपको पता है खान सर ने कोचिंग शुरू की थी तो वो क्या पढ़ाते थे? रेलवेज, SSC, GD, ये सब पढ़ाते थे। ये बात सत्य है कि वो जो पढ़ाते हैं वो उसी स्तर से ही पढ़ाते हैं, UPSC और ये उनके बस का नहीं है। इस चीज़ को मानने को लोग तैयार नहीं होंगे, क्योंकि खान सर इतने वायरल हो चुके हैं, इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि जो व्यक्ति पॉपुलर हो जाता है ना, वो जो बोलेगा लोग मानते हैं, जो बोलेगा लोग मानते हैं। खान सर के विषय में मैंने भी वीडियो बनाया, ऐसा नहीं कि खान सर किस तरह से, उनका एक बिजनेस मॉडल क्या है, वो किस तरह से मार्केटिंग करते हैं। जब वो बहुत पॉपुलर हो गए, उन्हें लगा कि UPSC में भी इधर बहुत कमाई है, तो वो UPSC में भी कूद गए, हालांकि वो उस लेवल के नहीं है। ये वही खान सर हैं जो पॉपुलर हो गए तो अपने वीडियो में कहते हैं कि 1000 रुपये में ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, प्री की UPSC प्री की गारंटी देता हूँ मैं। ऐसा कौन पैदा हो गया जो UPSC प्री की गारंटी देता हो? केवल इसी से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए आपको कि जो ऐसा बात कर रहा है वो मूर्ख बना रहा है। वो भूमिका तैयार कर रहे थे क्योंकि उनको UPSC की कोचिंग खोलनी थी।
ये बातें कि गरीबों को मैं गरीबों तक शिक्षा पहुंचाना चाहता हूँ, ये सब आपको ये मार्केटिंग के तरीके हैं, है ना। खान सर को पटना में स्थापित होना था तो उन्होंने 200 की फ़ीस का ऑफ़र निकाला था। तो 200 तो आप फ्री खोल दो या 200 की कोचिंग कहीं खोल दो तो जंगल में भी भीड़ आ जाएगी। वही हुआ, भीड़ हो गया और उनका पाकिस्तान पे वीडियो वायरल हो गया। पाकिस्तान में वीडियो वायरल हो गया और आप देखो, आप खान सरनेम है। खान अगर मान लो किसी पाकिस्तान को गाली देगा खान होकर तो हीरो है हमारे भारत में। कोई मुसलमान अगर पाकिस्तान को मुसलमान होकर गाली दे रहा है पाकिस्तान को, मतलब हीरो है। खान होकर अगर हिंदू त्योहारों को मना रहा है, गीता के श्लोक पढ़ रहा है, मतलब हीरो है। जो माहौल बना हुआ है हमारे हिंदुत्व सनातन का, हीरो है। रक्षाबंधन के त्यौहार में पूरे राखी बांधकर प्रचार करते हैं। ये सब क्या है? ये आप नहीं समझ में आता हम लोगों की, ये मार्केटिंग है उनकी। अरे खान रक्षाबंधन को मानता है। फिर उसके बाद यूपीएससी की कोचिंग खोल ली तो सोनी टीवी में पहुंच गए। लोग ये जताया जाएगा कि सोनी टीवी वाले ने बुलाया, ऐसा नहीं है। ये सब पेड प्रमोशन किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। और सोनी टीवी का कपिल शर्मा का शो, आपका लल्लन टॉप जो न्यूज़ वाले आ जाते हैं, आपको जो बिहार से वो क्या था मनीष कश्यप, वो जो आ जाता है, ये सब स्क्रिप्टेड होते हैं। कोई आपकी रिपोर्टिंग करने नहीं आया है, बुलाया गया है भूमिका बनाने के लिए, प्रचार करने के लिए। वही सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो आपने उससे कहा है पूछने को, और वो वही सवाल उसको देगा पूछने को जिससे वो अपनी मार्केटिंग कर सके। 2.5 लाख की फ़ीस को मैंने 7,500 में मैं ला रहा हूँ, गरीब का बच्चा भी अधिकारी बनेगा। 7,500 फ़ीस। ऑफलाइन और ऑनलाइन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, पहली बात। दूसरी बात, हाँ ये निश्चित तौर पर 2.5 लाख जो फीस है ना, ये भी मार्केटिंग का ही परिणाम है। जो बहुत पैसे लगते हैं ना यूपीएससी के लिए कोचिंग वाले वसूल रहे हैं। दृष्टि का नाम सुना होगा आपने, बहुत सारे नाम सुने होंगे, है ना। प्री का 1.25 लाख रुपए फीस, ऑनलाइन की भी फीस उतनी ही। तो तुमने सवाल पूछ दिया, मैं इस मोटो पे मैं वीडियो अलग से बनाता हूँ इन सब पे जागरूक करने के लिए छात्रों को, लेकिन तुमने सवाल पूछ दिया तो ये आ गया। आपको पता है दृष्टि के प्रचार और इंटरव्यू के यूट्यूब में देखकर कितने लोग यूपीएससी का सपना लिए दिल्ली पहुंचते। मैं तुमको बताऊं, अकेले दिल्ली में कम से कम 10,000 छात्र पढ़ाते हैं यूपीएससी के लिए। इलाहाबाद और राजस्थान के ब्रांचेस और जोड़ लूँ तो लगभग 10,000 और कितने हो गए? 20,000 छात्र यूपीएससी का सपना लिए, क्योंकि वो ही यूट्यूब के प्रचार और दुनिया भर के प्रचार में सपना दिखाया गया ना। 20,000 लगभग, शायद इतने ही ऑनलाइन के स्टूडेंट भी होंगे जो नहीं जा सकते होंगे दिल्ली। तो एक वर्ष में कितने स्टूडेंट पढ़ाए? 40,000। हम प्री की फीस कितनी लेते हैं ऑफलाइन की? 1.25 लाख समथिंग है। 1 लाख राउंड फिगर मान लेते हैं। 1 लाख हो गया। 1 लाख गुणा करो, देखो 1s 10s 100 1000 10,000, 5 ही जीरो बढ़ेगा ना। हाँ, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अरब में पहुंच गए हम तो, अरब में पहुंच गए ना। 4 अरब, इसको 400 करोड़ बोल सकता हूँ ना। किताबें जो बिकती है उस मार्केटिंग पे, किताबें भी बहुत बिकती है ना, उसकी भी कमाई होगी, है ना। ऑन एन एवरेज यूपीएससी में आपको मैं बता दूं कि अच्छा स्टूडेंट, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट भी होते हैं ना, ऑन एन एवरेज कितना समय लगता है? 4 वर्ष का समय लग ही जाता है, कम से कम 4 से 5 वर्ष फाइनल सिलेक्शन प्राप्त करने में लग जाता है। 5 वर्ष अगर मैं 40,000 को एंट्री करूं तो कितने होते हैं 5 वर्ष में? 2 लाख। 2 लाख स्टूडेंट हो गए। 2 लाख स्टूडेंट हर
हर साल वो 25 चयन अपना कम से कम बताते हैं। इन गुणे 5 कर देता हूँ, कितना हुआ 125। चलो मैं 150 मान लेता हूँ, किसी साल 1-2 ज़्यादा हो गए, 150 चयन। कितने स्टूडेंट पढ़ाए? 2 लाख। चयन कितने हुए? 150। प्रतिशत बताओ, चयन प्रतिशत। 2 लाख में 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000। 20,000 10% 20,000 होगा। 1% 2,000 होगा। 1% 2,000 होगा। 0.01% 200 होगा। 0.1% 200 होगा। आधा। उन्होंने स्टूडेंट कितने पढ़ाए हैं? 2 लाख। उसमें से 5 साल में हुए कितने? 150। 1,99,850 स्टूडेंट ये फीस देने गए हैं केवल, क्योंकि वो जो 150 है ना, उसमें भी लिख के देता हूँ मैं 135 स्टूडेंट सब एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, NIT मेडिकल जो शुरू से एकदम ब्रिलियंट रहे हैं, है ना। मिस्टर सिहाग का बार 3-4 सालों से प्रचार चल रहा है ना। और अभी किसका प्रचार चल रहा है? अभी देखे होगा यूट्यूब देखते हो आप लोग। अभी आप लोगों ने देखा होगा दिव्या तंवर है ना, 105 रैंक देखे होंगे। अब मैं आपको मार्केटिंग का घटिया सत्य बताता हूँ। बहुत अच्छा आसान होता है, अगर कोई व्यक्ति चॉकलेट चेहरा का है, बहुत मीठा बोलता हो, तो उसके लिए बहुत आसान है किसी को भी अपने घेरे में लेना। विकास दिव्य कीर्ति सर इसमें माहिर हैं। उनका चेहरा बहुत मासूम है, लेकिन मैं अभी उनकी कलाकारी बताऊंगा। 100-150 बोल रहा हूँ ना, इसमें से 75 से 80 केवल उनके यहाँ मॉक इंटरव्यू के लिए जाते हैं। मॉक इंटरव्यू देखे होंगे यूट्यूब में, वीडियो इंटरव्यू लेते हैं, केवल इंटरव्यू देने जाते हैं। और इंटरव्यू जब कोई देने जाता है, जब कोई एक छात्र मेंस चयनित हो जाता है, वो 6-7 जगह इंटरव्यू देने जाता है। 6-7 जगह जहाँ अवसर मिले जाता है, कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, क्योंकि भाई अब आखिरी चरण में रिस्क नहीं लेना चाहता। और कौन सा फीस रखना है 1 लाख 2 लाख? इंटरव्यू की फीस जानते हैं क्या होती है? कई तो फ्री रखते हैं, फ्री 1500 2000 3000 यही रखते हैं। क्यों रखते हैं इतनी निम्न फीस, जो 1-1 लाख रुपए पूरी की वसूल लेते हैं इंटरव्यू के लिए? फ्री और न्यू फीस क्यों रखते हैं? कभी दिमाग लगाए हो? जो उनके पास पढ़ा तक नहीं है, रेडीमेड तैयार छात्र उनके पास इंटरव्यू के लिए आए, फॉर्म भरेगा कि भविष्य में आपके चयन का श्रेय लेने का अधिकार कोचिंग का होगा। 50% से ज़्यादा चयन उनके केवल वो ना तो वो प्री पढ़ाए होते हैं, ना मेंस पढ़ाए होते हैं, सीधे वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं उनके पास। क्योंकि हिंदी माध्यम को कोई छात्र हुआ तो वो दृष्टि जरूर जाता है, क्योंकि वो इंटरव्यू का ऐसा 4-5 सालों से चलाकर उन्होंने चलाया ना, नो डाउट इंटरव्यू सेशन उनका बहुत अच्छा होता है। बस ना प्री पढ़ाया ना मेंस पढ़ाया, लेकिन रेडीमेड ब्रिलियंट छात्र जो मेंस क्लियर कर चुके हैं, उनका फॉर्म आ गया, फोटो फॉर्म आ गया। फिर जब सिलेक्शन हो जाता है, देखो हमारे चयन। दिव्या तंवर जी का किस्सा बताता हूँ। बिना किसी कोचिंग के वो संघर्ष में, गरीबी में उन्होंने IPS क्लियर किया, बिना किसी कोचिंग के। वो सीधे इंटरव्यू के लिए गई थी वहाँ। विकास दिव्य कीर्ति की चयन हो गई, आवर अचीवर हो गई। कैसे? इन्होंने एक और ट्रिक अपनाई, अस्मिता की योजना निकाली, जिसमें वो देश भर से उन छात्रों को छांटने का प्रयास कर रहे हैं जो प्री क्वालिफाई कर चुके हैं। प्री क्वालिफाई कर चुके हैं मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। UPSC का प्री क्वालिफाई कर चुके हैं मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट ना। वो बोलते हैं कि ऐसे हर साल 30-40 स्टूडेंट को मैं निःशुल्क आवास और फ्री कोचिंग दूंगा। ये क्यों? ये ट्रिक क्या है जानते हो? क्रीम स्टूडेंट को छांटना, क्योंकि उन्हीं की चयन की संभावना अधिक है। फिर उनका चयन बताकर मार्केटिंग की जाएगी। दिव्या तंवर जो बिना किसी कोचिंग के IPS तक सेलेक्ट हो चुकी हैं, आज वो बोलते हैं, आज वो IAS हो गई तो उसका श्रेय लेते हैं बुला बुला कर।
जो बिना कोचिंग के स्वयं आईपीएस सेलेक्ट हो चुकी है, वो उनके पास अस्मिता के लिए कोचिंग करने जाएगी दोबारा आईपीएस सेलेक्ट होने के बाद? आपको ये क्या लगता है? आपको ये इसमें चालाकी नज़र नहीं आती? जो स्वयं के मेहनत पर आईपीएस सेलेक्ट हो चुकी है यूपीएससी में, वो अब दोबारा कोचिंग करने जाएगी इनके पास। तो ये जो कोचिंग है ना क्षेत्र, मैं तुमको बता देता हूँ, इससे घटिया व्यवसाय आज कोई व्यवसाय नहीं है। और ना सिर्फ दिल्ली की बात है, ये यहाँ भी ऐसे बताता हूँ जिनको पैंट पहनने नहीं आता, वो जब भी मेंस का रिजल्ट आएगा ना, 2-4 लोगों को जाएंगे आमंत्रण देके बैठा देंगे, मॉक इंटरव्यू शुरू कर देते, फ्री मॉक इंटरव्यू। इसमें माहिर हैं बहुत, हमारे सारे कोच, सारे जितने बड़े नाम ले सकते हो, टुटेजा, पटेल, सृजन, ये बड़ा नाम, ये तो वो है, पोंगा पंडित है ये मॉक इंटरव्यू लेता है। सृजन जो है यहीं का, दुर्ग का सृजन। कंपटीशन कम्युनिटी एक और मक्कार इसमें सबसे बड़ा, एक छात्र प्री मेंस नहीं पढ़ा, 33 डिप्टी कलेक्टर डीएसपी का फोटो लगा के रखता है कोचिंग के सामने स्टूडेंट को फांसने के लिए। जाके पूछ दो, सर बताओ कौन पढ़ा है आपके यहाँ प्री मेंस? जब अब मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी। कौन? हाँ, तुम जाओ मांगो ना प्रमाण। नया छात्र तो एक तो हिम्मत नहीं कर पाता है सब पूछे, तुम पूछो सर प्रमाण दीजिए, सर आपके यहाँ ये पढ़े होंगे तो आप तो सीसीटीवी कैमरा आपके यहाँ होता है, फलाना साल में पढ़े होंगे, मेरे को पढ़ते हुए वीडियो दिखा दो, एक बस संतुष्टि के लिए मांग दो। और वो फोटो लगा के रखा है जो 5-6 कोचिंग में दिखाई देंगे सारे फोटो आपको। और ये भी बता देता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो सेलेक्ट हो जाते हैं ना, ये कोचिंग वाले उनको पैसे का ऑफ़र देते हैं, 1 लाख 2 लाख हम देते हैं आपको कुछ नहीं करना है, आप फ़ोटो फॉर्म साइन करके दे दो बैक डेट में, फॉर्म साइन करके दे दीजिए बैक डेट में, आप हमारे यहाँ पढ़ें और जिस दिन एक सेमिनार करवाएंगे आप आ जाइएगा, उसके लिए 1 लाख एक्स्ट्रा देंगे हम आपको सिर्फ ये कहना है कि आप यहाँ पढ़े हो। 4 लाख 5 लाख 10 लाख का इन्वेस्टमेंट बुरा थोड़ी है। एक टॉपर आके बोल दिया कि मैम ये यहीं पढ़ा हूँ, वो एक चयन का फ़ोटो उनको 1000 स्टूडेंट देगा, और एक स्टूडेंट से अगर मान लो 30,000 भी वसूल रहे हैं तो 1000 स्टूडेंट से कितना हो गया? इन्वेस्टमेंट है। 10 लाख इन्वेस्ट करके अगर 10 करोड़ कमा रहे हैं तो ये बुरा है क्या? अरे छोड़ो यार, इसमें उलझ गया मैं, फोकस इस पे रखता हूँ। ये है चालाकी कोचिंग बिजनेस की। आप लोगों ने मेरे यहाँ प्रवेश किया, आपको कोई चयन फ़ोटो दिखाई दिया? मैं आज तक अपनी कोचिंग अपने सिद्धांतों पे चला रहा हूँ, कोई चयन फ़ोटो नहीं है, और लिख कर देता हूँ। जितने छात्र मेरे पिछले पीएससी प्री सेलेक्ट हुए हैं, अनुपात जानते हो ना, अनुपात मुझे बताओ, 1000 में 20 चयनित हुए प्री, या फिर 80 में 20, कौन सा उत्तम है? या ये बोलेगा 3000 मेरे छात्र थे और मेरे 300 छात्र प्री सेलेक्ट हुए, 300 और मेरे ही, अनुपात क्या होगा इसका? ये आपको दिख रहा होगा 25% अनुपात है ना। 80 में से अगर 20 प्री क्लियर किए तो ये कितना है? 25%। और ये कितना है? 10%। मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, लेकिन समस्या ये है कि स्टूडेंट की भीड़ आती कैसे है? स्टूडेंट की भीड़ चयन फ़ोटो से आती है। स्टूडेंट की भीड़ मुख्यमंत्री के साथ ऐसे दांत चियारते हुए फ़ोटो लगा के प्रचार करने से आता है, पैसा दे के ख़रीदा जाता है। पटेल साहब ने शुरुआत किया था इसका, पटेल ट्यूटोरियल जानते हो ना? ऐसे भीड़ आती है। ये तो 2018 से मैंने पोल खोलना शुरू किया हुआ है, तो छत्तीसगढ़ के पीएससी कोचिंग अब इस अवार्ड वाला प्रचार से, खेल से अभी दबे हुए हैं डर के कारण, क्योंकि मैंने कहा है किसी ने किया मतलब कोर्ट में घसीटा। अब वो डर के मारे नहीं करते हैं, क्योंकि 4 साल नाक में दम कर रखा है कि बहुत हो गया, 10-12 सालों से मूर्ख बना रहे हो स्टूडेंट्स को। आप लोगों को ये सत्य पता है? ये जो मुख्यमंत्री के साथ देखे हो अवार्ड, देखे हो?
इसका सत्य आपको किससे पता चला? मुझसे पता चला है, मेरे वीडियो से पता चलेगा, आपको पहले से पता था? यहीं से पता चला ना। बोलोगे तो प्रमाण भी दे दूंगा, क्योंकि 2018 में वो ऑफ़र मुझे आया था जी न्यूज़ का, लेकिन मैंने देखा मक्कारी है, झूठ है, तो मैंने मना कर दिया, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। और ये 12-13 वर्षों से चला आ रहा है। जितनी भी कोचिंग आप देखोगे उन्होंने भीड़ ऐसे ही इकट्ठा की है, क्योंकि कॉलेज से निकले छात्रों को ये पता नहीं होता। अरे और फिर प्रचार क्या करेगा? सर्वश्रेष्ठ कोचिंग का अवार्ड लेते हुए फलाना कोचिंग के डायरेक्टर। सारे बच्चों ने देखा और भागे चले गए, भीड़ आ गई उसके पास, कमाई एकदम करोड़ों की कमाई शुरू हो गई। ये चीज़ मुझे भी पता था, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों से बंधा हुआ हूँ। झूठ ना तो मेरे जीवन में जायज़ है, ना मेरी कोचिंग में। चलिए, इसका क्या प्री प्लस मेंस एकीकृत लाभकारी है? एक और सवाल। बहुत सारे छात्र, आप लोग इंटरव्यू देखते हो तो आप खासकर सिविल सर्विसेज में आप प्री प्लस मेंस की रणनीति आप सुनते हो चयनित छात्रों से ना। लगभग देखोगे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो प्री प्लस मेंस की कहानी बताते हैं। मैं आपको बता दूं, प्री प्लस मेंस ये उन छात्रों के लिए, शुरुआत में मैंने बताया था ना, जो होमवर्क शुरू कर देते हैं 12th के बाद से, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, ये केवल उन पर लागू हो सकती है और ऐसे स्टूडेंट्स 5% से ज़्यादा नहीं होते। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले 95% छात्र या तो अब तक उनका बेसिक्स कमजोर रहा है या सामान्य छात्र हैं। ये इस पे अडॉप्ट नहीं कर सकते। प्री प्लस मेंस के कल्चर को कोचिंग इसलिए बढ़ावा देती है कि उनको सामान्य छात्रों से मतलब क्या है भाई? 10 फोटो चयन के दिखाकर 10,000 छात्र बस खींच ले रहे हैं, उनको उससे थोड़ी मतलब है। उनको तो पता है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हमारी इस भीड़ में आए हैं वो तो कर ही लेंगे, ये बाकी से हमको मतलब क्या है? फिर उनके चयन का फोटो दिखाएंगे, फिर 10,000 छात्र आ जाएंगे। नए नए कॉलेज से तो हर वर्ष नए छात्र निकलेंगे जिन्हें अभी दुनियादारी का ज्ञान है नहीं। वो यूट्यूब में यही प्रचार देखेंगे और प्री प्लस मेंस के लिए भागेंगे। उनको बाकी 9,950 छात्रों से मतलब थोड़ी है। उनको तो उन ब्रिलियंट बच्चों से मतलब है जो ये कर सकते हैं प्री प्लस मेंस। ये जल्दी भी हो सकता है, प्री प्लस मेंस जल्दी होता है, अवधि इसकी कम होती है। ब्रिलियंट है, वो होमवर्क किए वो कर सकते हैं। जो नए बच्चे होते हैं वो उलझ के रह जाते हैं, ना वो इधर के रहते हैं ना वो इधर के रहते हैं, और वो कहीं के नहीं रहते। फिर एक सामान्य स्ट्रेटजी सब पे जो ब्रिलियंट हो गए उन पे भी अप्लाई होती है। दूसरी बात, आप अधिकतर इनमें से भी आप 50% से ज़्यादा छात्रों को देखोगे प्री प्लस मेंस कोचिंग करेंगे, फिर 1 साल स्वयं पे माथा पच्ची करते हैं, स्वयं पे तैयारी करते हैं, तब जाके तैयार होते हैं। आधे जिनकी तैयारी अच्छी है, जो और एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हैं, वो साथ में कर लेते हैं, है ना। बाकी ये जो 95% छात्र हैं, इनमें से 90% तो बर्बाद, यहीं से बर्बाद हो जाते हैं। हो गया उनका पीएससी और ये सिविल सेवा का भूत उतर जाता है 1.5-2 साल में, क्योंकि उनका कच्चे रह गए, वो कॉन्फिडेंस नहीं आया, कभी डिमोरलाइज हो गए। अब बाकी बचे 5 तो हिम्मत रहती, क्योंकि उनके माँ बाप के पास पैसा बहुत है, वो फिर से किसी दूसरे कोचिंग जाते हैं, फिर अन्य कोचिंग ज्वाइन करते हैं, या फिर स्वयं पे बैठकर हिम्मत रख के फिर से तैयारी करते हैं, तब जाके तैयार होते हैं। लेकिन फोटो फॉर्म तो चला गया कोचिंग के पास। जब भी चयन होगा, आवर अचीवर, हमारे चयन, ये तो प्री प्लस मेंस एकीकृत लाभकारी है। ये प्रश्न का उत्तर समझ गए आप? क्लियर है? सर्वश्रेष्ठ तैयारी की रणनीति सीजीपीएससी की, सर्वश्रेष्ठ, जो सबके लिए। आप पहले प्री की तैयारी करें। क्या होगा? प्री की तैयारी करने से आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, विषयों की अच्छी जानकारी हो जाएगी, समझ हो जाएगी। क्योंकि प्री का जो मकसद है वो ऑब्जेक्टिविटी और कंसेप्चुअल अप्रोच दोनों चाहिए। मेंस में जाते हैं आप तो आपको उसमें कंटेंट के साथ लेखन शैली विकसित करनी होगी, कंटेंट को मोल्ड करना सीखना होगा, अन्य जो विषय ऐड हुए हैं उनको सीखना होगा, उस पर काम करना होगा लेखन शैली पर। अप्रोच अलग हो जाती है। 95% सामान्य बच्चे खिचड़ी हो जाता है, फिर उनका कहीं मन नहीं करता और तैयारी धीरे धीरे वो दूर होने लगते हैं तैयारी से। ये यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ। प्री प्लस मेंस वाली स्ट्रैटेजी केवल बच्चों को
भीड़ इकट्ठी करने को है। तेज बच्चे ही कर पाएंगे, बाकियों से मतलब है नहीं। मतलब 99% से ज़्यादा बच्चे केवल फीस देने जाते हैं कोचिंग को। ठीक, सर्वश्रेष्ठ तैयारी की रणनीति, प्री की तैयारी कीजिए आप, फिर मेंस की तैयारी कीजिए। यदि आपको लगता है कि आप पीएससी के लायक, बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मैं तो पीएससी का ही हूँ, तब आप मेंस कीजिए, नहीं तो अन्यथा मत कीजिए। आप तब मेंस मत ना करें ना। फिर क्या करें आप, फिर प्लस जो व्यापम की एक्स्ट्रा सिलेबस है उसकी तैयारी करें, आप व्यापम में चले जाएं। यदि आप सिंगल टियर एग्जाम में विश्वास आ रहा है आपका कि नहीं भाई मेंस डिस्क्रिप्टिव मेरे बस का नहीं है, 3 चरण होगा ये मेरे बस का नहीं, आपको ऐसा लगता है तो आप व्यापम के क्षेत्र में चले जाइए, क्योंकि ये तो कॉमन है व्यापम के लिए। और आपको प्री के स्तर का पढ़ना ही होगा, तभी आप व्यापम में अच्छे एग्जामों में आप लोगों को पछाड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि पीएससी के सीरियस छात्र मेंस से, इंटरव्यू से बाहर हुए वो व्यापम में बैठते हैं। तो आपका कंपटीशन किससे है? उनसे है। और उस स्तर से आपने नहीं पढ़ा तो आप क्या उनको पछाड़ पाओगे? नहीं पछाड़ पाओगे। पीएससी प्री प्लस व्यापम मैंने शुरू किया छत्तीसगढ़, क्योंकि जब मैं जानता था, शुरू से जानता था, 3 महीने 4 महीने की जो व्यापम की बैच चलाई जाती, मूर्ख बनाया जाता स्टूडेंट को। क्यों? क्योंकि फॉर्म निकलता है, और फॉर्म जब निकलता है ना तो स्टूडेंट 90% स्टूडेंट एकदम बैग वैग टांग की कोचिंग को भागते हैं। पटवारी बनबो 2 महीना में, 2 महीना में रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनबो 3 महीना। और कोचिंग वाले उनको समझाते थोड़ी हैं, उनको हाँ आ जा बना दे वो पटवारी। सर व्यापम में क्या पोस्ट आता है? बहुत सारे वैकेंसीज आती हैं, सम परीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी, आपका फिर आप हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी, ADEO, बहुत सारी वैकेंसी। व्यापम ना साल भर में तरह तरह की वैकेंसी निकलती हैं। तो कोचिंग किसका लाभ क्या उठाती हैं कि 90% अज्ञानी बच्चे जो होते हैं वो अज्ञानी हैं, उन्हें नहीं पता। जब फॉर्म निकलता है तो माहौल बनता, पटवारी की वैकेंसी आ गई। लोग फॉर्म भरते हैं नए, और फॉर्म भरते हैं तो सबको जा बेटा कोचिंग कर ले, हाँ कोचिंग करूँ, पटवारी बनूँ, और कोचिंग की ओर भाग रहे हैं। अब व्यापम ज़्यादा समय देता नहीं है। अगर न्यूज़पेपर में पहले से हवा लग गई है तो 2-3 महीने का समय, 3 महीने का समय, और नोटिफिकेशन निकल चुका है तो 45 से 2 महीने का समय व्यापम देता है। इसी बीच में कोचिंग तरह तरह की, क्योंकि साल भर में बहुत अवसर मिलेंगे बैच चलाने के, और 90% बच्चे उसी समय तो कोचिंग की ओर भागते हैं, पटवारी बनना है ना। अब उनके इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। आ जाता, हाँ ठीक, कोचिंग भी कमाई हो रही है ना, तो क्यों समझाएगी। मेरे पास आते हैं, मैं बोलता हूँ, मेरे पास आते हैं ना बच्चे, सर पटवारी, अच्छा तैयारी। मैं सबसे पूछता हूँ, अगर तुम में भी कोई आया होगा ना, और जो भी तो आप लोग देख रहे होगे तो आप लोगों को पता होगा, मैं सबसे पहला सवाल पूछता हूँ, तैयारी की है पहले? मैं पूछता हूँ, कोई भी मुझसे फ़ोन भी किया होगा तो मैं पूछता हूँ, तैयारी की हुई है कि आप शुरू कर रहे हैं? पूछता हूँ मैं उससे एक लाइन में, मैं उससे बिल्कुल भी भ्रम में नहीं रखना चाहता, जबकि वो सबको बुरा लगता है। नहीं हो सकता बेटा तेरा से, नहीं हो। अचानक तुरंत उसी 90 इक्का दुक्का होंगे जो समझेंगे, बाकी बोलेंगे अरे कैसा गुरु जी है, तो एकदम से ख़त्म कर देता है, डिमोटिवेट कर देता है। जबकि अगर मान लो मुझे कमाई करनी हो तो मैं ये बस सत्य बताऊंगा ही नहीं, मैं बोलूँगा हाँ आ जा कर ले, फिर तो सेलेक्ट हो नहीं हो तो तोर फिर नहीं पढ़े और तो हो जाबे। मैं पढ़ाया हूँ, मैंने बनाया है, ये कोचिंग चलता है। विकास देवी कीर्ति सर उन चुनिंदा लाखों लोगों में उन चुनिंदा लोगों का श्रेय लेकर मार्केटिंग करते हैं, उसमें भी आधे से ज़्यादा फोटो इंटरव्यू से प्राप्त करते हैं, चालाकी से या टेस्ट सीरीज से, प्री के टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज। रेडीमेड छात्रों को ऐसे कोचिंग चालाकी से उनके चयन फोटो ले लिया करती है जिनका प्रचार करती है। क्यों कर रहे हैं जानते हो? क्योंकि कमाई वो 150 छात्र के 1-1 लाख से थोड़ी कमाई हो रही, कमाई तो उनसे हो रही है। कितने लाख छात्र? 4,99,850 लोगों से, वो लोग कमाई दे रहे हैं, अरबों की कमाई। ठीक, ये फिर आपका विश्वास आ गया, मेंस की तैयारी करो,
इस पूरी प्रक्रिया में पीएससी के लिए यदि आपको तैयारी करना है तो आप 2 वर्ष का समय दिया और अब आप विश्वास के साथ तैयार हैं, प्री और मेंस के साथ। आइए अब आने दो, आप इंतजार करोगे परीक्षा का अब, क्योंकि आप तैयारी कर चुके हो, प्री की भी तैयारी कर चुकी पुख्ता, मेंस की भी तैयारी कर चुके हो। अब आपको रिवाइज करके प्री में बैठना है, अपना कंपटीशन का जीवन वास्तविक जो होता है ना एक्चुअल, वो शुरू करना है। खुदा ना खास्ता मान लो पहले प्रयास में किसी में गच्चा खा गए, कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, फिर से लगना है, दूसरे प्रयास में हो जाएगा। लेकिन इस तरह से पुख्ता तैयारी 2 वर्ष का समय आप सिंसियरिटी रेगुलरिटी से आप रेगुलर पढ़ाई करोगे। कोई भी बच्चा वो 12वीं फेल 2 बार फेल भी हुआ हो वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने पहले गलती की, अब आपको उन गलतियों को नहीं दोहराना है। आपको यहाँ से ब्रिलियंट बनना है। आप अपने आप को शून्य मानकर अब भिड़ जाओ तो अब कुछ समय लगेगा, हो सकता है ज़्यादा समय लगेगा। कोई ऑलरेडी ब्रिलियंट है और आपको अभी पहले क्या करना है, एवरेज छात्र में आना है। एक ब्रिलियंट छात्र यहाँ खड़ा है ना, एक कमज़ोर बच्चा है जो अभी तक पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन वो अब करना चाहता है, तो भाई आधा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा एवरेज स्टूडेंट के स्तर पे आने में, है ना। फिर और काम करता रहेगा ईमानदारी से, फिर आएगा, कभी भी आ सकते हो आप। कोई पेट से ब्रिलियंट और गधा पैदा नहीं होता है ना। अगर हमने बचपने से पढ़ाई की कला नहीं सीखी, रिवीजन की कला नहीं सीखी, हम ईमानदार नहीं थे पढ़ाई में, तो हम कमज़ोर रह गए। वो शुरू से पढ़ाई की कला जान चुका है, रिवीजन की कला जान चुका है और रूटीन में पढ़ाई करता है तो वो ब्रिलियंट हो गया। यही तो अंतर है क्या? ठीक, ये हो गया। सर्वश्रेष्ठ तैयारी यही होती है, क्योंकि इसके बाद वो क्लास के साथ तैयार होता है। और उस तरह की तैयारी से जो शॉर्टकट तैयारी, आजकल एक और ट्रेंड बताता हूँ आपको, प्री कि 6 महीने की बैच चलती है, 8 महीने की बैच चलती है, लगभग बहुत कॉमन बताता हूँ मैं आपको, ये बहुत कॉमन। इसमें भी छात्र बेवकूफ़ बनते हैं। केवल जो होमवर्क किए हुए ब्रिलियंट छात्र वही कर पाते हैं, बाकी सिर्फ मुंह ताक के बैठे रहते हैं। ये 6-8 महीने की बैच जो चलती है, क्योंकि उनको अभी भी इससे मतलब नहीं है, जो भीड़ आई है उससे, उनको तो उसमें जो ब्रिलियंट बैठे हैं, NIT का स्टूडेंट बैठा है ना, वो सब बैठे, उनको इससे मतलब है, वो कर लेते हैं भीड़ भाड़ के, बाकी लोग मुँह ताकेंगे। अब जब कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ा तो 80% छात्र 1-1.5 साल के बाद PSC का ख्याल ही छोड़ देंगे। जो होंगे सक्षम होंगे, जो संघर्ष कर सकते हैं वो करेंगे, फिर 1-1.5 साल माथा ठोकने के बाद जब वो स्वयं के बल पर प्री और मेंस निकालेंगे ना, तो कोचिंग तो तैयार, फोटो फॉर्म है ना उनके पास। हमारा गौरव, जिस दिन रिजल्ट आता है सारी कोचिंगें कंप्यूटर पे डेटा के साथ बैठी होती, देखो हमारे पास किसका फोटो है इनमें से, टेस्ट सीरीज दिया क्या, टेस्ट सीरीज में देखो, प्री का टेस्ट सीरीज कभी दिया हो, अच्छा उसमें नहीं मिल रहा है, मेंस का टेस्ट सीरीज देखो कभी दिया हो, उसमें भी नहीं मिल रहा, कभी इंटरव्यू में देखो, कहीं से टेस्ट मिल जाए, इंटरव्यू में सबसे पहले इंटरव्यू का देखेंगे, इंटरव्यू दिया क्या हमारे यहाँ से, फोटो है क्या, फोटो फॉर्म हमारे पास मिल गया, छाप दो, हमारा गौरव। नहीं मिला, मेंस टेस्ट सीरीज में देखो गलती से आया हो, हमारे यहाँ मेंस का कोई टेस्ट दे दिया हो, अच्छा ये भी नहीं मिल रहा, कभी प्री का देख लो, प्री का, और वो भी नहीं मिल रहा है तो एक और चालाकी बताता हूँ, देखो कभी हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन किया है क्या? हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, देखोगे आप प्रचार में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, देखे हो, वो भी एक तरीका है फोटो फॉर्म नंबर हासिल करने का। तो ये सर्वश्रेष्ठ रणनीति है। 2 वर्ष देखो, आपको आप ये मत सोचो, अधिकांश छात्र क्या सोचते हैं कि मैंने प्री क्वालिफाई कर लिया तो 3.5 महीने ही मिलेगा, मैं मेंस की तैयारी कैसे होगी? भाई आप ये क्यों सोच रहे हो? आप ये सोचो कि आपने शुरू की है, पहले आपको प्री की तैयारी करनी है, आप पहला अटेम्प्ट केवल ट्रायल है आपका, प्री क्वालिफाई कर ले तो कॉन्फिडेंस आएगा, 3.5 महीने में संभव नहीं है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, प्री की तैयारी आपने कर ली, फिर मेंस की तैयारी कीजिए, अब बैठिए एग्जाम में, अब निकालने के लिए बैठिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए बैठिए, क्योंकि उस 3.5 महीने में आप फिर रिवीजन नहीं कर सकते, आप तैयारी नहीं कर सकते। तो पहले से आपकी प्री और मेंस की तैयारी जब होगी तब आप निकालने लायक बनोगे। समझ गए इसको? कोचिंग का चुनाव कैसे करें, बहुत बड़ा सवाल है।
इतना ये जो है ना, ये सबके लिए है ना। वो एसएससी की तैयारी कर रहा हो, रेलवे की तैयारी कर रहा हो, जो प्रचार तंत्र, झूठे चयन फोटो ने इतना भ्रमित कर रखा कि स्टूडेंट कोचिंग का चुनाव नहीं कर पाते। क्यों? स्टूडेंट की उम्र कितनी होती है? मैक्सिमम जो कोचिंग की भीड़ देखते हो ना आप, उनकी उम्र जानते हो क्या होती है? 19 साल, 20 साल, यही आसपास की उम्र होती है। 90% बच्चे इसी उम्र के होते हैं। इस उम्र की दो खास बात है इस उम्र की, जो कॉलेज पहुंचते हैं ना बच्चे, एक, इस उम्र में बच्चे डेढ़ होशियार होते हैं। उनको लगता है हमको सब कुछ आता है, हमको सब पता है ना, पहली। दूसरा, उनको लगता है कि हम कॉलेज जा रहे हैं, हमने इतना पढ़ लिख लिया, हम कॉलेज पहुंच गए और दो इधर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लिए, इनको दुनिया पता हो गया। कुछ नहीं पता, वो मूर्ख हैं अभी। अवार्ड कैसे बिकता है, चयन फोटो कैसे जारी करते हैं, क्या आप लोगों को मेरे बताने से पहले समझ में आया था कभी? आप लोग छोड़ दीजिए 30-30, 35-35 साल के, उनको नहीं पता था कभी कि अवार्ड बिकता है। जब मैंने पोल खोला है तब लोगों को पता चलेगा अवार्ड बिकता है। और कोचिंग मूर्ख बना रही 10-12 सालों से। पाथ, पटेल, कल्पवृक्ष, ऐसे कोचिंग सृजन, ये जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ ऐसे सूट बूट पहन के फोटो खिंचाए हैं ना, ये छात्रों को मूर्ख बनाने के लिए खिंचाया गया, तभी भीड़ आती है छात्रों की। अब ज़्यादा काम नहीं करता क्योंकि मैंने ऐसी तैसी कर रखी है। तो कोचिंग का चुनाव कैसे करें? मत जाओ चयन फोटो पर। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं या मेरे पास आइए, लेकिन मैं एक बात लिख कर दे सकता हूं कि मैं ईमानदार हूं। मैं अपने बच्चों पर काम करता हूं, मैं अपने बच्चों के मनोविज्ञान को समझता हूं, और मेरे लिए हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है। जो विश्वास करके आया, पैसा तो उसने भी दिया है। 50 बच्चों में 2 ब्रिलियंट बच्चे आएंगे, केवल खाना पूर्ति कर दूं कि वो 2 ब्रिलियंट बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे तो मैं भुना लूँगा। इस फिलॉसफी में मैं कोचिंग नहीं चलाता। मेरे लिए मेरा हर एक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। वो कमज़ोर है, कोई बात नहीं, वो बस ईमानदार दिखना चाहिए। वो रेगुलर आता है ना, उसको मैं दूसरे सत्र में भी बैठाता हूँ जिस विषय में कमजोरी रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी ली जाती है। मुझे मालूम है कि अधिकांश बच्चों का गणित कमज़ोर होता है। गणित पहले एक तो बड़े इत्मीनान से चलाता हूँ फ्रेशर बैच में, 3.5-4 महीने चलता है मेरा मैथ्स और रीजनिंग का, पीएससी के लिए भी, व्यापम के लिए भी। लेकिन फिर भी बच्चे, बहुत सारे बच्चों का गणित कमज़ोर है, पहली बार में तो पकड़ आएगा ही नहीं। तो उनको बोलता हूँ कि दूसरी बार किसी भी बैच में मैथ्स चलेगा तुमको आना है, क्योंकि तभी आपका पकड़ आएगा। तो कोचिंग का चुनाव यदि आप चयन फोटो देखकर कर रहे हैं तो आप फंसने जा रहे हैं। कोचिंग का चुनाव आप ताम झाम देख के, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, करोड़ों रुपए का बिल्डिंग बनाया है, खूब प्रचार कर रहा है यूट्यूब में, जिधर देख खोलो आप, फेसबुक खोलो दिख रहा है, यूट्यूब खोलो दिख रहा है, वो प्रचार है। और उतना प्रचार वो पैसा डाल के कर रहा है, महीने में लाख रुपए का सोशल मीडिया में प्रचार। इसका मतलब वो फर्जी चयन फोटो भी बताएगा, क्योंकि उसका मकसद व्यापार करना है, किसी भी तरह पैसा कमाना है। अगर 10 लाख खर्चा किया तो 10 लाख से 1 करोड़ बनाने की कोशिश करेगा। 10 लाख से 1 करोड़ बनाने, यही व्यापार है। यही व्यापार मतलब झूठ, गलत, अनैतिकता, सब का इस्तेमाल किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। मैं तो खुला चुनौती देता हूँ, कोई मेरे वीडियो का जवाब दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कोर्ट में आ जाए, मानहानि की दावा ठोक दे मेरे ऊपर। वो तो कोर्ट में साबित करना होगा ना, वो साबित नहीं कर पाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं साबित कर दूंगा वो झूठ बोल रहा है, दांव उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए मेरे इतने उधेड़ने के बावजूद कोई जवाब में वीडियो नहीं बनाता, कोई नहीं बनाता। नील निधि नंदेहा का नाम सुने हो? ये पीएससी टॉपर थे 2 वर्ष पहले। ये इतने सहयोगी थे, इतने मित्रता निभाई कि सड़े जिनको पैंट नहीं पहनना आता वो भी बोला भाई हमारे कोचिंग का प्रमोशन कर दे। वो वहाँ गए, उसका प्रमोशन कर रहा है, उसने भी उस इंटरव्यू दिखा के फांस लिया, उसे गए। इधर उधर 6 कोचिंग टूटे जब भी छापता है टॉपर हमारे यहाँ से। को राजपूत एक और हैं राजपूत,
एक समय था रायपुर से 2 छात्रों का फ्री नहीं हुआ था, 2 छात्रों का फ्री हुआ था, वो भी वहाँ पढ़ाते थे, बहुत सीनियर स्टूडेंट थे, और उन्होंने न्यूज़पेपर में छपवा दिया 45 फ्री चयनित। टॉपर कैसे है? निधि नंदिया एक दिन चला गया था इंटरव्यू के लिए, वो फॉर्म भर के, टॉपर हैं, बड़े बेशर्मी से प्रचार करता है, टॉपर है, राजपूत ट्यूटोरियल्स को होनहार। तो ये चयन फोटो के जो खेल आपको दिखाए जाते हैं ना, मैंने बताया कि कैसे कैसे बनते हैं ये। आपको ये बताया जाता है इतने चयनित, उसमें उससे भी आधे से ज़्यादा फर्जी, फिर लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि कितने छात्रों में कितने चयनित हुए, कितने फेल हुए, ये नहीं बताया जाता। पूछ लो ना, आप बोलते हो मैं इतना पॉपुलर हूँ, मेरे पास 5000 स्टूडेंट हैं, तू चयन बता रहा अपने 100 में आधे से तो ज़्यादा फर्जी हैं। ये बता फेल कितने हो गए। अगर तेरे रियल भी 50 हैं तो 4950 को भी तो तूने पढ़ाया है, उनका श्रेय कैसे ले सकता है तू? तो उनकी विफलता का भी श्रेय ले। अब बता कि 4950 विफल हुए मेरी कोचिंग से और 50 पास हुए, उससे छात्रों की क्लियर इमेज जाएगा? ये नहीं बताएगा कोई, ये नहीं बताएगा। कोई भी कोचिंग में मैं तुमको बता रहा हूँ, एसएससी की हो, यूपीएससी की हो, जितने बड़े नाम हो, सब यही मक्कारी कर कर आज उतने बड़े नाम बने हैं। ईमानदारी से कोई चलना ही नहीं चाहता, बस मैं पागलों की तरह लड़ता रहता हूँ। हाँ, मैं लड़ता हूँ, और मैं सबकी खटिया क्यों खड़ी कर सकता हूँ? क्योंकि मैं ईमानदार हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, इसीलिए खटिया खड़ी भी करता हूँ। वो जवाब दे दें मेरा, ठीक? तो कोचिंग का चुनाव याद रखिए, चयन फोटो पे नहीं करना। 90% फर्जी होते हैं, कई कई जगह 100% फर्जी होते हैं, 100% फर्जी होते हैं, है ना? अब आप तामझाम मत देखिए। आप जब भी कोचिंग जाएं, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। आप जब कोचिंग जाए ना, जब आपको दुनिया भर का चयन कैटलॉग दिखाए, ये हमारा टॉपर है, ये है, वो सर, बहुत बहुत अच्छा सर, आपके यहाँ टॉपर हैं। एक आपको बोला ना प्रमाण बोल मांगना, सर वो फॉर्म मत दिखाओ मेरे को, वो तो पैसे से खरीद लिया जाता है, फॉर्म भर के भी दे देगा, फोटो भी दे देगा। ये मत बताओ, प्रमाण दो सर, आपके यहाँ पढ़ा हुआ है, कम से कम 4-5 वीडियो या अलग अलग कपड़ों में क्लास करते हुए उस डेट का फ़ोटो दिखाओ मेरे को, जब भी आपके पास 2-3 साल पहले पढ़ा है, दिखाओ। टेस्ट सीरीज़ का फ़ोटो मत दिखाना, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आप लोग लेते ही इसीलिए हो कि भाई जो भी तैयारी किया हुआ छात्र है वो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करता है अपनी परीक्षा के मूल्यांकन के लिए। टेस्ट सीरीज़ का फ़ोटो नहीं दिखाना, क्लास का फ़ोटो दिखाओ। और नहीं तो आप बोलो सर बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने इतना चयन दिया है, ये जो आप मेरे से फ़ीस लेंगे, आप वहाँ पर ये फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी पे हस्ताक्षर ना करवाएं, ये बोलिएगा। और आप बोलिए कि लिख कर दीजिए सर कि को जो भी अवधि हो कोचिंग की, 12 माह की, 6 माह की अवधि जो हो, है ना, मान लो 12 माह की है, तो सर मुझे लिख के दीजिए कि मैं 6 माह तक, आज कभी भी यदि मैं असंतुष्ट होती हूँ या मुझे लगता है कि मैं आपके चयन जाल में फंस गई, मैं सीख नहीं पा रही हूँ, तो भाई जिस माह में भी मैं कोचिंग छोड़ना चाहूँ, आप मेरी शेष राशि मुझे वापस करेंगे, लिख के देने बोलो। क्यों भाई, इतना चयन अगर करवा रहे हैं तो कोई छात्र असंतुष्ट हो तो फीस वापस करनी चाहिए ना। अच्छा 6 माह नहीं कर सकते आप सर, तो 3 माह तक का तो समय देना पड़ेगा आपको। मैं कैसे मान लूँ आप ये चयन फोटो आप वास्तविक बता रहे हैं? पता चला कि मैंने ज्वाइन कर लिया, आपको फ़ीस पे कर दिया, और 1 महीने बाद मुझे लगा कि आप सिर्फ आपका दिखावा कुछ और था और मुझे पढ़ा, मैं कुछ नहीं सीख पा रही, तो मेरा फ़ीस मुझे वापस किया जाए। ये करना चाहिए। वो चाहे विकास देवी कीर्ति हो दिल्ली के, चाहे यहाँ का टुटेजा हो, चाहे पटेल हो, चाहे राजपूत हो, चाहे कोई कोचिंग हो, सबसे ज़्यादा तो कोको से बोला करो, कंपटीशन कम्युनिटी से बोलो, लिख के दो सर। और ये फीस रिफंड नहीं होगा पे हस्ताक्षर मैं नहीं करूँगी, और आप बल्कि आप लिख के दो, कोचिंग की साइन लगा के दो, कोई भी कोचिंग हो ऐसा बोलिए आप देखेंगे 90% आप उस समय जो चेहरा देखेंगे ना उनका, वो जो उसको टालने की कोशिश करेंगे, उसी से समझ जा फर्जी है।
ठीक। अब मान लो नहीं करता तो किसी का बाप कंज्यूमर फोरम चले जाओ, केस दाग दो, उसका बाप देगा। कंज्यूमर फोरम जाओ, केस डाल दो, उसका बाप को देना पड़ेगा पैसा। लेकिन क्या होता है, जो नए छात्र होते हैं ना वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाते, इसी का लाभ उठाते हैं। वो हिम्मत ही नहीं कर पाते इतना बोलने का। कंज्यूमर फोरम में केस डाल दो, देखो उनका बाप देगा, तुम्हारी फीस का दुगना देगा। समझ रहे हो कोचिंग का चुनाव कैसे करें, इसका जवाब मिल गया। छात्र क्या करे और क्या ना करे, दो कॉलम है देखो आपको, क्या करें क्या ना करें। क्या करें, अब सब कॉमन स्ट्रेटेजी पे आ गए ना, क्या करें। ये बताओ कि आप लोगों में से कितनों को ये समस्या महसूस होती है कि आप पढ़ते हो और बहुत जल्दी भूल जाते हो, है ना। इंसान हो तो भूलोगे, जानवर होते तो नहीं भूलते। हाँ? इंसान पैदा हुए हो तो भूलोगे, ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन लोग इस पर शंका करने लगते हैं, अपने ही ऊपर शंका करने लगते हैं। तो छात्र क्या करे, है ना। सबसे पहले क्या ना करे बताता हूँ कि इसकी सूची लंबी हो जाती है। क्या नहीं करना है, अगर उन चीज़ों को छोड़ दो तो अपने आप जान जाओगे क्या करना है ना। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या ना करें, पहला, प्रेम ना करें। ये जिस उम्र में आप लोग तैयारी करने का सोचते हो, इसी उम्र में बहुत लोगों को प्रेम हो जाता है ना। ये चूतिया बनाने के तरीके हैं, मैं तुमको बता देता हूँ, है ना तो इसकी सही उम्र है और ना ही आप इसमें पढ़ के जो है केवल लैला और मजनू बनोगे, अधिकारी अफसर नहीं बनोगे। ठीक, मतलब वो कार्य जो आपके माता पिता को पसंद नहीं है वो सही कैसे हो सकता है। वो बॉलीवुड फिल्म में मत जाओ, प्यार दोस्ती है, चूतिया बनाने के तरीके हैं, है ना। तुमको बता देता हूँ, हम बड़े होते हैं, 14-15 साल के होते हैं, हमारे अंदर हार्मोनल चेंज आता है, हम अपोजिट सेक्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं, बहुत स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन हमें क्या करना है, एक छात्र को जिसे कुछ बनना है उसको क्या करना है। ठीक है भैया, बने खूबसूरत, टूरी जात है, बने हैं खूबसूरत है, बस भाई खूबसूरती चेहरे को आकर्षित करती है। फीमेल के लिए हैंडसम पुरुष, पुरुष के लिए खूबसूरत लड़की, स्वाभाविक है। अच्छा है, ठीक है, किसी को देखो, नज़र को अच्छा लग रहा है, प्रशंसा करो, हो गया। अब जाके ऐसा नहीं कि जाके मैं सामने प्रशंसा करके आऊँगा, लात खाने का रिस्क होता है उस पर, ऐसा नहीं कर रहा, है ना। ठीक है भाई, जब मैं कुछ बन जाऊंगा डिप्टी कलेक्टर, जब मैं अफसर, जो मेरा टारगेट हो जाएगा, तो फिर मैं आऊँ प्रपोज करे पर, उस समय आप बोल सकते हो कि अब सही उम्र है, अब सही समय है, जाइए प्रपोजल कीजिए, प्रपोजल दीजिए, एक्सेप्ट करता है, अपने माँ बाप को जाइए, दोनों को मिलाइए, विवाह कर लीजिए, सफल भी हो सकता है प्रेम। अब साला तुम जो है अफसर बनना चाहते हो, है ना, और जाके कोई पान ठेले में बैठा हुआ लड़का, उससे तुमको प्रेम हो गया। अब जाके अपने तुम्हारे बाबू से बोलोगे पान ठेला में, तो साला मैं अफसर दामाद सोच रहा हूँ, पान ठेला में जो काम करता है उससे तो प्रेम करेगी, तो तुम सिर्फ लात खाओगे, लाता ही खाओगे ना भाई। किसी लड़की का माँ बाप क्या सोचते हैं अपनी लड़की के लिए, योग्य वर, योग्य दामाद, जिसमें मेरी लड़की का जीवन सुरक्षित हो, सोशल स्टेटस हो, यही तो सोचते हैं क्या। और वो तो छोड़ दो तुम, अभी इस वक्त बिना कुछ बने अपने पांव पे खड़े हुए प्रेम का अगर तुम्हारे घर में पता भी चल गया तो फजीहत है नहीं। कितने लोगों को लगता है कि लात खाओगे इस अवस्था में, पता लग गया तो मैं बताता हूँ 100% चांसेस है लात खाओगे। कोई ज़्यादा खाएगा, कोई कम खाएगा। तो भाई जिस गली में खतरा है उस गली में जाना क्या है। मन में कोई अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, अंदर दबाए रखो, अभी अपना काम करो। जब कुछ बन जाओगे तो तुम्हारे समाज में
शक्ति भी होगी, अपने माँ बाप के सामने कुछ कह पाओगे, कुछ मांग पाओगे, लोग सुनेंगे तुम्हारी, उससे पहले कोई नहीं सुनेगा तुम्हारा। तो ये नहीं करना है ना। जबकि अधिकांश लड़कों को ये ज़्यादा सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है, अरे प्यार करो, रे ये मूर्खता मैं नहीं करूँगा ना, इससे बचो। अगर मान लो इसमें इंगेज हो तो बहुत समझदारी से, पढ़ाई अलग चीज़ है, वो अलग है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा अपना पर्सनल लाइफ है भाई। मैं तुमको मना नहीं कर सकता, मैं मना करूँगा, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकता ना। अगर है ऐसा तो तुम्हें ट्यूनिंग रखना पड़ेगा। पढ़ाई के समय फ़ोन आ जा रहा है, बाबू थोना, मेरा बाबू थाना थाया कर रहे हो, तो फिर हो चुका पढ़ाई। पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई, और वो अलग चीज़ है, उसको मैनेज करना होगा, लेकिन ये बहुत कम लोगों से हो पाता है, ये भी बता देता हूँ। अधिकांश जगह ऐसा होगा कि एक दिन फ़ोन आएगा, बाबू तुमको मुझसे भी अच्छी लड़की मिल सकती है, और वो लड़कों के लिए अंतिम समय होगा कि ब्रेकअप होने वाला है। जब भी लड़की ऐसा बोले समझ जाओ ख़त्म हो गया मामला, दूसरा कोई आ गया है ना। लड़के भी ऐसी गच्चा देते हैं, लड़के दूसरे तरीके का बहाना बनाते हैं, और ऐसा होगा तो दिल टूटेगा, तो फिर पढ़ चुके, अफसर बन चुके ना। इससे बचो। ठीक। दूसरा, स्वयं मूल्यांकन करो, स्वयं निर्णय लो, तुम्हें क्या करना है, क्या बनना है, स्वयं लो। किसी के थोपा हुआ निर्णय पे अमल नहीं करना, तुमको स्वयं मूल्यांकन करना है, तुम्हें स्वयं निर्णय लेना है। ठीक। तीसरा, अब आपका जीवन, जब आप प्रतियोगी जीवन में आ रहे हो, तो अब आपको बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहना है ना। मान लो जा रहे हैं, 2 घंटा को चौक में जाकर लड़कों की मंडली इकट्ठा हो रही है, वहाँ गपशप लड़ा रही, उल्टी सीधे बातें हो रही, लड़की की बात हो रही, मोहल्ले की लड़की की बात हो रही, वो अपना बता रहा है, वो अपना बता रहा है, सिगरेट बीड़ी चाय चल रहा है, 2 घंटा ऐसे ही व्यर्थ। अब इस तरह का जीवन नहीं चलेगा, थोड़ा सा जीवन आपको परिवर्तित करना होगा। वो चीज़ें, उन चीज़ों से बिल्कुल दूर होने की कोशिश करो जो आपका दिमाग डाइवर्ट करते हैं। ठीक। अब आ जाओ इधर, क्या करें? अपना रूटीन बनाओ। अगर आप रूटीन वाले स्टूडेंट नहीं हो तो अपना रूटीन बनाओ। रूटीन से ही क्या आएगी? रूटीन कब आएगा? रूटीन कब आता है? जब आप डिसिप्लिन रहोगे। जब आप डिसिप्लिन रहोगे तो रूटीन बनेगा, और रूटीन बना तो इससे क्या होगा? पढ़ाई में क्या आएगा? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक छात्र के चयन के लिए। मतलब अगर मान लो नहीं है ऐसा, आपको आदत ऐसी नहीं रही है, तो आप धीरे धीरे एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। ख़त्म ही होने वाला है। आइए, छात्र क्या करें? कोई भी छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना है? अब तक अगर डिसिप्लिन में नहीं हो तो डिसिप्लिन में आना है, रूटीन सेट करनी है, और रूटीन से क्या आएगा? कंटिन्यूटी। पढ़ाई में कंटिन्यूटी। अब ये किस तरह की होनी चाहिए? देखो, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें संत बन जाना है, साध्वी बन जाना है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब आपको करना क्या है। जैसे देखो, हम में से बहुत सारे छात्रों की एक समस्या होती है, 90% छात्र से ज़्यादा छात्रों की क्या समस्या होती है कि उनकी पढ़ने की रेगुलरिटी नहीं होती, सिटिंग नहीं होती, बैठते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता। अचानक, मतलब अब तक ऐसे नहीं रहे हैं, अचानक पीएससी करने की कोशिश कर देते हैं, यूपीएससी करने की, एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी। होता क्या है, वे अचानक एक दिन नहा धो के अपना बोले अब आज से मेरे को अपना जीवन बदल देना है, और एकदम खतरनाक टाइम टेबल बनाते हैं। एकदम कैसा टाइम टेबल बनाते हैं? ऐसा टाइम टेबल तुम लोग एग्ज़ाम के समय बनाते होगे, 5 बजे उठूंगी, 5:15 को किताब लेकर बैठ जाऊंगी, 5:15 से लेकर 9:15 तक 3 घंटे मुझे ये पढ़ना है, फिर 15 मिनट का ब्रेक, नाश्ता उससे जल्दी जल्दी कर लूँगी, फिर 9 साढ़े 9 बजे से फिर मैं 1:30 बजे तक ये करना है, फिर 1 घंटे का बीच में ब्रेक लेना है, सोना है, नहाना धोना, खाना पीना सब करना है, फिर 2:30 बजे से बैठ। इतना खतरनाक टाइम टेबल आप लोग बोर्ड के समय ज़रूर बनाए होंगे।
लेकिन 50% भी नहीं कर पाते होगे जो टाइम टेबल बनाते हो, क्योंकि आप लोग ऐसा अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाते हो जो इंसान फॉलो ही नहीं कर सकता। अब इस तरह का टाइम टेबल कब बनता है पता है? जब आपकी साल भर आप पढ़ते नहीं हो, ठीक से पढ़ा नहीं है, तो इस खतरनाक टाइम टेबल बनाते हो। अब देखो एक स्टूडेंट इस खतरनाक टाइम टेबल से कैसे बचेगा। ये एक स्टूडेंट को ऐसी नौबत ही ना आई ये खतरनाक टाइम टेबल की। और दूसरी बात कि आपकी आदत ही नहीं रही है, क्यों नहीं फॉलो हो पाता पता है इतना खतरनाक टाइम टेबल? क्योंकि आपके हैबिट ही नहीं है ऐसा पढ़ने की, इतना पढ़ने की। अब आपको क्या करना है? आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो, यदि आपको सबसे जल्दी तैयार होना है, पुख्ता तैयार होना है और एग्ज़ाम में मेरिट में आकर स्थान पाना है, तो आप ये मान के चलो कम से कम एक छात्र को 3 से 6 घंटे एक दिन में पढ़ाई के लिए, फ्रूटफुल पढ़ाई के लिए निकालना होगा। फ्रूटफुल, ईमानदारी वाली पढ़ाई 3 से 6 घंटे। अगर आप 6 घंटे की सीमा पर जाते हो तो अच्छी बात है, आप तेज़ी से करोगे, ज़्यादा चीज़ें कर पाओगे, तेज़ी से करोगे, बार बार रिवीजन कर पाओगे। लेकिन मिनिमम 3 घंटा मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक दिन में मिनिमम 3 घंटा भी लगभग उन 90% छात्रों में 90% से नहीं होता, क्योंकि तो अभी तक हम खेलते कूदते चले गए, ग्रेजुएशन जैसे तैसे हो गया। जब हम 12वीं में थे तो हम फैंटेसी में थे, कॉलेज कब पहुंचेंगे, स्कूल यूनिफॉर्म से छुटकारा मिलेगा ना। हो जब 12वीं तुम्हारा चल रहा होगा तो तुम लोग उसी समय कल्पना करते होगे कि बस ये साल और, उसके बाद हम लोग कॉलेज पहुंच जाएंगे। कॉलेज का सपना जैसा बॉलीवुड की फिल्मों में देखा था, है ना। पहला तो फैंटेसी ये रहता है कि स्कूल यूनिफॉर्म से छुटकारा, नए नए कपड़े खरीदेंगे, पहन के कॉलेज जाएंगे, गर्लफ्रेंड बनाएंगे, बॉयफ्रेंड बनाएंगे, दूसरी फैंटेसी ना। तो हम 90% स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ाई नहीं करते, लेकिन उनमें से कम 20% छात्र जब ग्रेजुएशन हो जाता है ना तब जागते हैं, अब क्या जीवन में आगे क्या, रोटी पानी नौकरी की चिंता सताने लगती, अब क्या होगा। लेकिन पढ़ने की आदत तो नहीं रही, और आपने तुरंत गए, आप कोचिंग ज्वाइन कर लिए और आपको कोचिंग वाले ने बता दिया आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना है रोज़, आपको ये विषय पढ़ना है, ये विषय पढ़ना है, और पढ़ने की आदत नहीं है। अचानक आप कोशिश कर रहे हो लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। तो अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो ऐसे छात्र हैं पढ़ने की, यदि आपकी हैबिट है 3 से 6 निकाल लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या, आप दिन में 1 घंटा निकालो, पहले 1 घंटा, केवल 1 घंटा, अगर आदत नहीं है ना 1 घंटा निकालो। और दिन में कैसे निकालोगे 1 घंटा? आप 24 घंटे में हर एक छात्र का अपना अलग अलग मापदंड होता है। किसी का दिमाग रात्रि में काम करता है, रात में काम करता है तो बढ़िया पढ़ाई करता है वो। कोई सुबह उठकर जल्दी उठकर बढ़िया पढ़ाई करता है, किसी का दिमाग सुबह तेज चलता है, किसी का दिमाग रात्रि में तेज चलता है, किसी का दिमाग दोपहर में सोकर उठता है तो तेज चलता है ना। तो आप हर एक छात्र अपने 24 घंटे में वो समय एक्सपेरिमेंट करे, चाहे जो भी करे, रिसर्च करे, निकाले कि मेरा दिमाग कब कब फ्रेश रहता है। ठीक, अब आप रूटीन सेट कीजिए, तो अपना 1 घंटा पहले वो उन सबसे बेस्ट टाइम जो होता है आपको वो निकाल लो, और उस समय आपको केवल पढ़ाई करनी है। आपको कुछ भी हो जाए आपको पढ़ाई करनी है, उठना है, पढ़ाई करना है, प्रयास करना है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। 1 घंटे के बाद इसको कितना कर दो, 1 सप्ताह, 8 दिन, 10 दिन ऐसा फॉलो करने के बाद क्या कर दो, 1.5 घंटा कर दो। ठीक, फिर 1 महीना हो गया, अब आपको लगा कि अब मेरी सीटिंग आराम से, मेरा रूटीन सेट हो गया, 1.5 घंटे में आराम से बैठ सकता हूँ, ईमानदारी से पढ़ सकता हूँ। फिर आप क्या करो, अब आप एक शेड्यूल, एक सीटिंग हो गई, ये दिन की 1 सीटिंग हो गई आपकी, लेकिन मिनिमम 1.5 घंटा, 3 घंटा चाहिए आपको। अब 1.5 घंटा और खोजो, रात में खाना खाने के बाद कि दोपहर में सो के उठने के बाद खोजो। फिर उसको 1 घंटे से शुरुआत करो, धीरे धीरे उसको 1.5 घंटा करो। अब आपको लगेगा 2-3 महीने में आपकी रेगुलर, आपकी आदत पड़ चुकी है रेगुलर उस समय में पढ़ने की,
और सिटिंग की आदत हो चुकी। एक सिटिंग को आप 3 घंटे 4 घंटा सिटिंग बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 1 घंटा की मैं एक ही बार बैठूंगा 3-4 घंटे लगातार पढ़ूंगा, नहीं हो सकता। ऐसे उन छात्रों से हो पाएगा जिनकी बचपने से आदत है। जो हमारे स्कूल कॉलेज में कुछ थे ना टॉपर, एकदम किताबी कीड़ा, उनको पढ़ने के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं था। ऐसा लगता था कि जैसे पढ़ने में उनको मज़ा आता है, लेकिन 90% छात्रों को पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। वो तो पढ़ते इसलिए। तुमको बता दूं, अगर हमको आज जीवन भर का कोई ठेका ले ले कि हमको रोटी मिल जाएगी, बढ़िया खाने को मिल जाएगा, सारी सुविधा मिल जाएंगी, या हम पढ़ाई छोड़ देंगे? किसका मन करता है भाई पढ़ने का? पढ़ने के अलावा बहुत सारी चीज़ें मन करता है। दिन भर टीवी देखो, नई नई पिक्चर देखो, घूमने जाओ, कभी अंडमान जाओ, कभी कहाँ जाओ। कौन नहीं चाहता मौज की ज़िंदगी? तो बहुत कम होते हैं जिनको पढ़ने की आदत होती है, वरना हम मजबूरी में पढ़ते हैं ना। यही सच है। तो कैसा करोगे आप? समझ गए आप? सिटिंग बनानी है आपको। अब धीरे धीरे, अब इससे ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो भाई उतना अच्छा आपके लिए है ना। लेकिन कभी भी किताब लेकर दिखाने के लिए मत बैठना। उतनी ही देर बैठना जब तक आपकी बुद्धि चीज़ों को स्वीकार रही है। अब मान लो आपकी धीरे धीरे, मान लो इससे भी आगे चलकर आपने क्या कर लिया, आपने पता चला कि 3-3 घंटे का 2 सिटिंग कर लिया है। एक मॉर्निंग में, एक दोपहर में, शाम, जैसा भी आपने डिसाइड किया। सुबह मान लो कोचिंग जाते हो तो सुबह उठ के पहला, या फिर दोपहर में उठ के, या फिर रात्रि में, जैसा भी निकालना हो निकाल लिया आपने, अपनी सुविधा से निकाल ली। क्योंकि हर एक स्टूडेंट का दिमाग अलग होता है, हर एक स्टूडेंट की दिनचर्या अलग होती है, उसके दिमाग की बनावट अलग होती है, उसकी सोच अलग होती है, परिस्थितियाँ भी अलग होती ना। अब मान लो आपने धीरे 3-3 घंटे का 2 स्लॉट बना लिया। अब आपको क्या करना है? लंबा स्लॉट बनाया आपने, और जब भी चाहे 1.5 घंटे का बनाओ चाहे 3 घंटे का, क्या करोगे आप? कुछ तैयारियां करके बैठोगे। जैसे 1 लोटा पानी ले लो, ठीक, कुकी ले लो या चॉकलेट ले लो। चॉकलेट जानते हो ना, लेमन जूस नहीं, चॉकलेट। पार्ले वार्ले का आता है ना, जो कितने का आता है, 8 कितने का आता है, ऐसा चॉकलेट। या फिर कुकी जानते हो ना, बेक्ड बिस्किट जो होता है ना, पैकेट लेके नहीं बैठना, 2-3 ठो ना, या 2-3 चॉकलेट। ये हो गया, पानी हो गया। बढ़िया से हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ, अपने सारी चीज़ें इकट्ठी कर लो जो आपको पढ़नी है। आपको 2 विषय पढ़ना है इस 3 घंटे के सिटिंग के दौरान, तो दोनों विषय के सारे कंटेंट लो, रफ कॉपी पेन, सारी चीज़ें इकट्ठा कर लो, उठना ना पड़े बार बार। ले लिया, पढ़ाई की आपने। आपको 50 मिनट में आप 10-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। इस एक जो 3 घंटे की सिटिंग है, इसमें 50-50 मिनट का आप 10-10 मिनट का ब्रेक। वो 10 मिनट के ब्रेक में क्या होगा आपका? कुकी खा लो, एक पानी पी लो थोड़ा सा। अब 1 लोटा पानी पी गए तो फिर इसके लिए भागोगे। डिस्ट्रैक्शन से बचना है ना। अब फिर पता चला कुकी खुला तो पैकेट पूरा कुकी खा गए, फिर उधर भाग रहे हो। ऐसा नहीं। जब हम कसरत करते हैं ना, हम पढ़ाई करते हैं, तो हमारा दिमाग भी थकता है, ग्लूकोज लेवल डाउन होता है। एक चॉकलेट खा लो, ग्लूकोज लेवल अप हो जाएगा। एक कुकी खा लो, ग्लूकोज लेवल अप हो जाएगा। ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, दिमाग अब फिर से फ्रेश हो गया ना, फिर पढ़ाई में लग जाओ। अच्छा, ये 10 मिनट के ब्रेक के दौरान आपको क्या नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखें आप। सबसे पहले आपका फ़ोन, आप जहाँ पढ़ने बैठे हो वहाँ होना ही नहीं चाहिए। फ़ोन रखना ही नहीं कि फ़ोन साइलेंट करके बगल में रखा हो, रखना ही नहीं उस कमरे में। तो सबसे पहले किसी को बहुत अच्छा करना है तो फ़ोन से दूरी बना लो, ठीक है। हाँ, उस दौरान आपको लगता है कि पढ़ने के दौरान कुछ सर्च करना है, ये वो लिख लो कहीं पर, उस समय फ़ोन मत उठाओ, लिख लो कहीं पर, बाद में अपने खाली समय के दौरान सर्च कर लो। फ़ोन का जो भी पर्पज़ है आप निपटा लो, फ़ोन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ब्रेक के दौरान फिर तुरंत गए फ़ोन चालू कर लिए लोग, 10 मिनट का ब्रेक है, फ़ोन चालू कर लेता हूँ, देख लेता हूँ किसका मैसेज आया। कुछ नहीं, फ़ोन छूना ही नहीं, बंद होना चाहिए आपका फ़ोन, या साइलेंट होना चाहिए, आपको उसके कुछ ख्याल ही ना आए। आप इस 10 मिनट के दौरान ये कर सकते हो कि आप दिमाग को रिलैक्स कर दो 50 मिनट के बाद,
खुली हवा में सांस ले आओ, छत पे चले जाओ। अब छत पे इसलिए नहीं जाना कि उधर कोई सामने वाली खिड़की में कोई रहता है, इसलिए नहीं जाना। अगर कोई ऐसा है तो वहाँ नहीं जाने का, कमरे में घूम घाम लो, खिड़की के पास फ्रेश हवा है ना। उसके बाद 10 मिनट के इस तरह का ब्रेक। अब इस ब्रेक के दौरान जाके पता चला टीवी की रिमोट चालू करके बैठ गए, ये भी नहीं करना। आए 10 मिनट का, फिर 50 मिनट कर लिया, फिर वही उसी तरह से आपको सेटिंग पूरी करनी है। आदत धीरे धीरे नहीं है तो आदत धीरे धीरे बनेगी। मैंने आपको बताया 1 घंटे शुरू करो, है ना। इस तरह से अगर कोई कमज़ोर छात्र रहा है तो 6 महीने में वो एवरेज छात्र में कन्वर्ट हो जाएगा, एवरेज ब्रिलियंट छात्र में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको साल भर ये करना है। आप कब बदल जाओगे, कैसे बदल जाओगे, आपको स्वयं पता नहीं चलेगा। बहुत लंबा लंबा टारगेट सेट नहीं करना है, बहुत लंबी लंबी चीज़ें नहीं सोचनी है। आपके दिन का टारगेट थोड़े से छोटे से शुरू करो, छोटे छोटे से धीरे धीरे कब वो 6 घंटा हो जाएगा, 8 घंटा हो जाएगा, वो पता नहीं चलेगा। समझ रहे हो आप लोग? कोई सवाल है यहाँ पर? ठीक, अच्छा, अब ये हो गई, इस तरह का करना। अब एक जो समस्या आप सबके साथ होती है कि छात्रों को ये लगता है कि हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके स्कूल लेवल पे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट था वो ब्रिलियंट क्यों था। पेट से थोड़ी पैदा हुआ था ब्रिलियंट, वो ब्रिलियंट क्यों था वो समझाता हूँ। देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो मैंने अपने कोचिंग की जो रूटीन बनाई है वो भी इस साइंटिफिक तरीके से ही बनाई है। देखो, मंडे को जो क्लास में हुआ, आप कोचिंग कर रहे हो तो क्लास में जो हुआ वो आपके दिन का टारगेट होना चाहिए, बढ़िया से करना है आपको। कोचिंग नहीं कर रहे हो तो भी आपका दिन का जो आपने भाई इतने हिस्से मुझे करने हैं, ठीक, आपने तैयार किया, बढ़िया से तैयार किया। आपने जो भी शाम तक रूटीन बनाया, सोने से पहले आपने जो दिन भर किया उसका रिवीजन, सोने से पहले। मतलब आप बिना रिवाइज करने सोना नहीं, भले आधा घंटा आपका नींद जो है डिले हो जाए। मंथन करो, आपने जो पढ़ा सोचते रहो, जैसा आपने बोर्ड एग्जाम में करते थे, याद है आपको, है ना। हम पढ़ते थे, दिन भर हमारे दिमाग में चलते रहता था, नहा रहे हैं तब भी क्या पढ़े हैं चल रहा है, खा रहे हैं तब भी क्या पढ़े हैं चल रहा है। ऐसी वाली स्थिति में आ जाओ आप कि आपने जो पढ़ा है, भाई क्या कर रहे हो आप, खा रहे हो तो भी सोच तो सकते हो ना, मंथन तो कर सकते हो, वो रिवीजन ही तो है ना। तैयारी का किया 1 बार, मंथन किया 3 बार, रिवीजन ही तो है। इतना सॉलिड रिवीजन यदि आप करने लगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तैयारी किया, सोने से पहले रिवीजन, ठीक। ट्यूसडे की बारी आई, ट्यूसडे आपने क्लास किया या आपने टारगेट सेट किया, 10 मिनट स्टार्टिंग का, 10 मिनट फिर से मंडे का रिवीजन। अब कहानी आगे बढ़ाओ फ्रेश, और फिर सोने से पहले रिवीजन, वेडनेसडे का, ट्यूसडे का रिवीजन, ठीक। इसी तरह फिर थर्सडे आया तो वेडनेसडे का जो पढ़ाया आपने पहले 10 मिनट रिवीजन, फिर फ्रेश टॉपिक तैयार किया और इसका सोने से पहले रिवीजन। फ्राइडे को आया तो थर्सडे को जो आपने तैयार किया था शुरू के 10 मिनट रिवीजन, फिर ये हो गया। इस तरह से अब शनिवार आई, शनिवार छुट्टी रखता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि 5 दिन जो आपने पढ़ा है उसकी पुख्ता तैयारी कर ले आप, क्योंकि संडे को आपको देना है टेस्ट। इस तरह से क्या होगा, छुटपुट टारगेट के साथ आप तैयार होते जाएंगे, और एक समय होगा जब सफिशिएंट टॉपिक हो जाएगा तो मेगा टेस्ट भी होता है। मैं आपको बता दूंगा कि भैया हिस्ट्री खत्म होने वाली, मेगा टेस्ट है आपका अगले संडे। मतलब आपने महीने भर में जो पढ़ा है, जो तीसरा चौथा सप्ताह होगा उसमें थोड़ा आपको टाइट रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आपने पहले पढ़ा है उसको भी करना है और जो उस सप्ताह पढ़ोगे वो भी करना है। लेकिन आपने इस तरह से अगर 3 सप्ताह पढ़ा है तो वो रिवीजन करना बहुत मुश्किल तो नहीं होगा ना। 1 घंटा चौथे सप्ताह में बढ़ाना होगा, क्योंकि आपको पूर्व का रिवाइज करना है और नया वाला भी पढ़ना है। इस तरह से करोगे तो देखो आप साल भर में कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। इस तरह से करोगे तो इंसान हो, पढ़ोगे भूलोगे, इस तरह के करने के बाद भी भूलोगे, लेकिन इतनी पुख्ता तैयारी जो करोगे ना आपको पहली बार हो सकता है किसी टॉपिक को 1 घंटा लगे, लेकिन जब आप
6 महीने बाद रिवाइज करोगे, 5 मिनट रिवाइज होगा, वो 5 मिनट में दोबारा रिकरेक्ट हो जाएगा। और एक अच्छी आदत आपको शामिल करनी सबको, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, साथ में आपको रफ कॉपी होनी चाहिए। क्या करोगे? लिख लिख कर पढ़ो। जब याद कर लिया तो चुनौती दो दिमाग को, बिना लिखे बिना देखे लिखो, जितनी बार लिख सकते हो। रफ कॉपी ना, बहुत महंगा कॉपी नहीं बनाना है, क्योंकि ये बुरी एकदम भरती चली जाएगी आपकी रफ कॉपी। हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ्स बना रहे हो, मैथ्स तो बिना कॉपी का हो ही नहीं सकता। जितना बना सकते बनाओ, लिखो लिखो, बार बार लिखो, लिख के याद करो। जब याद कर लिए तो फिर चुनौती दो दिमाग को, बिना देखे लिखने का प्रयास करो। इस तरह की तैयारी करोगे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, चाहे आप कैसे भी स्टूडेंट अब तक रहे हो। इस प्रक्रिया को दोहराओ। जो आज तक कमज़ोर रहा है, जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं थे, कमज़ोर रहा है, वो अपने एक अलग लेवल पे आ जाएगा 3-4 महीने में। और जो एवरेज रहा है वो 3-4 महीने में अपने अलग लेवल पे आ जाएगा, ब्रिलियंट, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हो जाएगा। समझ रहे हो? ये करना है आपको रिवीजन का सही तरीका, साइंटिफिक तरीका। संडे को टेस्ट तक आप सोचो कि इन विषयों को आप कितने बार रिवाइज कर चुके होंगे, कितना सॉलिड होगा, ये कितना सॉलिड होगा। फिर आप नहीं भूलोगे। आप कभी भी 1 साल भर तक पूरे आप इस तरह करोगे ना, तो 60% हिस्सा आपको हमेशा याद रहेगा। 40% हिस्सा कोई नहीं है। पूरे साल भर का 1 माह बैठो, आप कायदे से रिवाइज करो, सब रिवाइंड हो जाएगा, सब एकदम जल्दी जल्दी होगा और सॉलिड होगा। ये तरीका समझ गए आप? मंडे को तैयारी किया, रात में सोने से पहले रिवाइज किया। ट्यूसडे को शुरुआत के 10 मिनट मंडे का रिवाइज किया, फिर नया फ्रेश किया ट्यूसडे वाला काम सोने से पहले रिवाइज कर लिया। फिर वेडनेसडे आ गए तो ट्यूसडे को जो काम किया शुरुआत के 10 मिनट रिवाइज। इस तरह से इस दौरान आपको कोई भी जो विषय है वो 2 बार रिवाइज हो चुका है। और संडे को फाइनल रिवीजन, संडे और सैटरडे को, और संडे टेस्ट। इस प्रक्रिया को आप साल भर करो, आप अलग लेवल पे पहुंच जाओगे। मतलब शॉर्टकट नहीं होता है ना। ये तरीका आप यू विल बी अमंग्स टॉपर्स। ये तरीका इस तरह से करो। हाँ, और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप कॉलेज से निकलते हो, प्रतियोगी जीवन में आप प्रवेश करते हो, तो आपको कुछ चीज़ें बदलनी है। जैसे पहले क्या होता था, सहेली का फ़ोन आया, बर्थडे है, चलना है, तुरंत साला कॉपी किताब सब बंद हुआ और चल दिए, निकल गए। अब नहीं करना है ऐसा। अब क्या बदलना है आपको? पढ़ाई पहले, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? पढ़ाई। अगर आज के दिन का कार्य नहीं हुआ है, आपको सीने पे पत्थर रख के उस बर्थडे को अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन आप बर्थडे भी मिस नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब क्या है? पहले पढ़ाई कर लो, अपनी जिम्मेदारी उस दिन की पूरी कर लो, एडवांस में कर लो, अगर जाना ही है तो एडवांस में कर लो। तब आप जाओगे ना पार्टी में इधर उधर, तो मज़ा भी आएगा। आज का काम, संतुष्टि एक होगी मन में कि आज का काम मेरा हुआ है। समझ गए? तो पढ़ाई आपकी पहली प्राथमिकता होगी। रूटीन, कोशिश करना है कि रूटीन कभी भी किसी और वजह से टूटे ना। अब मान लो कोई ऐसी घटना हो गई कि मजबूरी हो गई, तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होना चाहिए कि हमेशा जो है बर्थडे के लिए, घूमने के लिए आप पढ़ाई छोड़ रहे हो। हमेशा नहीं होना चाहिए। ठीक है? और कोई सवाल? कैसे नोनी तो बहुत कम बोलता इसका है। सहेली लोग आपस में पटर पटर करती है? अच्छा, अभी नया नया है, फिर इसीलिए नहीं कर रही। ठीक। और पूरी तैयारी के दौरान प्रेशर में नहीं जीना है, प्रेशर में नहीं जीना है। खुला रखना है दिमाग, फ्री रखना है दिमाग, एकदम बहुत ज़्यादा एकदम प्रेशर नहीं, मज़े में। तुम देखो,
जब भी मैं आऊँगा ना कभी भी, चाहे वो एसएससी की क्लास हो, जब मैं कभी आऊँगा, एसएससी में तो मैं ज़्यादा जीएस में नहीं रहता, लेकिन कुछ कुछ जगह मैं आता हूँ, क्योंकि ऐसा मानना है स्टूडेंट का कि मैं आता हूँ तो उनमें खून में उबाल आता है, तो मैं आऊँगा समय समय पर। वैसे मेरा ज़्यादा समय यहाँ बीतता है, पीएससी में ही बीतता है। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपको फ्री रहना है, प्रेशर में नहीं जीना है। छोटे छोटे, मैं आपको कोई बहुत भारी टारगेट बता रहा हूँ क्या? नहीं, फ्री रखना है आपको। पहले आपको धीरे धीरे अपनी आदत बनानी है। आदत बन गया तो भी आप फ्री रहोगे, बड़ी आसानी से चीज़ें होने लगेंगी। फ्री रहोगे। इंसान जब प्रेशर में रहता है तो उसके दिमाग की एफिशिएंसी कम होती है। आप जब अपने प्रेशर को रिलीज़ करके सामान्य रूटीन की तरह अपने पढ़ाई को लेकर चलोगे तो आपकी दिमाग की एफिशिएंसी दुगनी हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना। अब इस तरह साल भर करोगे तो वो जो लास्ट में बोर्ड एग्जाम के समय टाइम टेबल खतरनाक वाला बनाने थे, उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े आराम से रिवीजन करोगे, आत्मविश्वास के साथ एग्ज़ाम में बैठोगे। ठीक है, यही है सारे मूल मंत्र जिसके लिए मैंने ये सेशन बुलाया। क्योंकि एक छात्र को शुरू करना है तो उससे पहले मुझे उसको मानसिक रूप से तैयार करना है, उसको ये बताना है कि उसे क्या करना है, डूज एंड डोंट्स बताने हैं, और बताना है सही तरीका। ठीक, और भी छोटी छोटी बातें होंगी। जब भी मैं क्लास में आपके सामने आऊँगा तो आप मुझे फॉलो कीजिएगा, आँख मूंद करके फॉलो कीजिएगा जो मैं बोलता हूँ, है ना? क्योंकि बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए। हालांकि however I am just 24। मेरी एज जानती हो? 24। हाँ, तुम्हारी एज कितनी? 20। 4 ही साल तो बड़ा हूँ। तुम्हारी कितनी? 18। 6 साल बड़ा हूँ बस। तुम्हारी कितनी इन्होंने? 18। मैं मानता ही नहीं, मेरी एज ना 24 साल 15-16 साल हो गए, रुक सी गई है, बढ़ी नहीं रही। ये जो बाल वाल सफ़ेद जो हो जा रहा है ना, ये तो कलर है ना? तो मैं मानता ही नहीं कि मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं वही रुका हुआ हूँ 24 साल की एज में। ठीक, मजाक कर रहा हूँ मुझे, लेकिन मैं क्या है, मैं मानना नहीं चाहता कि मैं बुढ़ा रहा हूँ, है ना? तो इससे क्या होता है, मुझे लगता है कि अब भी मैं जो है फ्रेश हूँ, क्योंकि पढ़ाने के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए, है ना? तो ऊर्जा मेरे में बहुत है, मैं चिल्ला चिल्ला के रटवा देता हूँ। मैं नहीं थकता, लेकिन स्टूडेंट थक जाते हैं ना। यही है। कोई सवाल? कोई भी सवाल? अच्छा, एक और चीज़, एक छात्र के रूप में जब आप कोचिंग करते हो तो आपको क्या करना है? अपने शर्म को, अपने डर को साइड में रख दो। जिस भी क्लास में बैठे हो, मेरा कोई भी फैकल्टी पढ़ाना है, बेझिझक तुम्हें सवाल पूछने हैं। ये मत सोचना कि सवाल मेरा छोटा सा सवाल है, लोग हंसेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सोचने वाले तैयारी नहीं करते। स्टूडेंट चाहे जितना फुद्दू से फुद्दू प्रश्न आपके मन में आए, आपको पूछना चाहिए। क्लियर रखो अपने दिमाग को। मान लो वो सवाल हो सकता है कि आपका सवाल वो बेमाने हो, तो पढ़ाने वाला आपको बोल देगा कि ये सवाल आपके काम का नहीं, इस विषय पर मत सोचो। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जो सवाल आपके मन में आ रहा है वो आपका काम का हो, है ना? इस बात का याद रखना, ध्यान रखना। और बाकी कैसे पढ़ना है, फोकस एरिया कहाँ फोकस रखना है, कहाँ पे कम ध्यान देना है, कहाँ ज़्यादा ध्यान देना है, तो हर एक विषय को पढ़ाते पढ़ाते समझ में आता जाएगा। क्योंकि हमें सर्वज्ञानी नहीं बनना है। अब हर कुछ जानने की चेष्टा करोगे ना तो कहीं के नहीं रहोगे। आपको क्या करना है, प्रतियोगिता में स्थान पाना है। कोई वैकेंसी की तैयारी करो पीएससी की, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको टॉपर बनना है ना। फोकस एरिया होता है हर विषय का, उसी एरिया पे रहना है, बार बार रिवाइज करना है। बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश करोगे तो बहा जाओगे, है ना? मान लो इतना फोकस एरिया है, इसी को बार बार पढ़े, इसी में से 80% प्रश्न आने तो आप टॉपर हो जाओगे। लेकिन आप देर होशियारी में क्या कर रहे हो,
इसका क्या किया, रेंज आपने दुगना कर दिया, मैं एक नंबर नहीं छोड़ूंगा, इतना कर दिया। इतना कर दिया मतलब ज़्यादा ज्ञान ले लिया आपने, रिवीजन करने में दिक्कत होगा, जब सवाल आएगा तो कन्फ्यूजन होगा, गलती होगी, तो मतलब क्या हुआ, हो सकता है आप इतना गलत कर बैठे कि सिलेक्शन ही नहीं हुआ आपका। इन चीज़ों से बचना होगा, इन चीज़ों से आपको बचना होगा, है ना। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। कंपटीशन के लिए आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको सर्वज्ञानी बनने की कोशिश नहीं करनी। मैं भी नहीं हो सकता, तुम भी नहीं हो सकते। कोई हो सकता है सर्वज्ञानी? नहीं हो सकता। जीवन में हम पैदा होते हैं, वहाँ से सीखना हमारा शुरू होता है और मृत्यु की शैया तक आदमी सीखता रहता है। कोई सर्वज्ञानी नहीं हो सकता। सर्वज्ञानी बनने की किसी को चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो उस दुनिया से विरक्त हो जाएगा, वो तो ईश्वर बन जाएगा ना। हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्य बने रहना है, इंसान। ठीक। और कोई सवाल है माने में, कुछ शंका हो बताओ। लघु शंका, दीर्घ शंका, मतलब जानते हो लघु शंका दीर्घ शंका का? वो जान रही हो, मुस्कुरा रही, मतलब समझ गई हो। इसको दो तरीके से अपन समझ सकते हैं ना। हाँ, तुम सही सोच रही हो। शंका जो छोटा शंका, बड़ा शंका। देसी भाषा में जब हम इसको बोलते हैं तो लघु शंका कहते हैं, इसको दीर्घ शंका बोलते हैं। लेकिन भाई मैं यहाँ ये वाले शंका की बात कर रहा हूँ। शंका आपकी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो कोई शंका है? ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ठीक, तैयारी शुरू करो, चाहे स्वयं से तैयारी करनी हो, चाहे कोचिंग की सहायता का आवश्यकता पड़े हो। सारे सवालों का जवाब दे दिया, माइंड क्लियर कर दिया। उसके बाद अगर आप स्वयं भी करते हो तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोचिंग करते हो तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक, किसे कोचिंग की आवश्यकता है मैंने समझा दिया, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। ठीक, बैच जो है वो शुरू होगी हाँ, आप जो है आपको सूचना डालूंगा ना। हो सकता है 1-2 दिन का समय और लूँ, हो सकता है, क्योंकि थोड़ी तैयारी करनी है वहाँ पर। आदर्श नगर यूनिट जो एसएससी रेलवे वो सब आदर्श नगर यूनिट में चलेगा। यहाँ पीएससी की फ्रेशर बैच चलेगी और पीएससी की टारगेट बैच वहाँ चलेगी। टारगेट बैच, फ्रेशर बैच शायद वीडियो देखे हो आप लोग? देखे हो? नहीं देखे हो? मैं ग्रुप में हो कि नहीं हो? है? तुम नहीं हो तो तुम्हें जानकारी कैसे मिली? अच्छा, आप तुम भी नहीं हो? ग्रुप में वाली वीडियो मैं मोबाइल में ऑन नहीं हो रहा है, लोकेशन देते थे ना। तो तुम कभी ग्रुप में रिप्लाई किए हो? हाँ, रिप्लाई किए होगे तो वो लिंक ही ब्लू नहीं हुआ होगा। हाँ, रिप्लाई करो एक बार, सारे लिंक ब्लू हो जाएंगे। ठीक, आज ग्रुप में मैं आपको सिलेबस डाल देता हूँ। ठीक, और मैं बैच जो चलेगी, जैसे चलेगी, अगर मान लो किसी को कोई लिंक डालता हूँ मैं और आपको नहीं, वो लिंक क्लिक नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें, रिप्लाई कर दो, हाय बाय जो भी कर दो। उससे क्या होगा, आप देखेंगे 4 सेकंड बाद जो भी लिंक मैं भेजता हूँ ब्लू हो जाएगा। फिर देखो आप खोल के उसको। तो बैच का पूरा विवरण वो भेज दूंगा आपको, सिलेबस भेज दूंगा आपको, जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और जो है बिल्कुल आपका क्लास जो है कल से, अगर वो संभव हो जाता है, वहाँ की तैयारी पूरी हो जाती है तो कल से शुरू हो जाएगी वहाँ आदर्श नगर यूनिट वाली। और फ्रेशर बैच जो है, फ्रेशर बैच जो चल रही है, इसको यहाँ का फ्रेशर बैच में 1 या 2 दिन लगेगा। उस दिन से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और उस दिन से सारे छात्र पहुँच जाएँ। आप आ सकते हैं, कल से भी आ सकते हैं। फ्रेशर बैच जो यहाँ की बैच है, ठीक, वहाँ थोड़ा सा कार्य है, थोड़ा व्यवस्था जो है, टेबल वो सब हो चुका है, थोड़ा सा जो है वो व्यवस्था मैं कर लूँ तो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कल से शुरू हो जाए, सूचना डाल दूँ आज शाम को मैं आपको कि कल से वहाँ छात्र स्वागत है उनका। नहीं तो फिर 1-2 दिन बाद का जो भी डेट डालूँ, आप फलाना समय पर वहाँ उपस्थित हो जाएंगे। 7 दिनों की इत्मीनान से फ्री क्लास करेंगे, हृदय में संतुष्टि हो तभी एडमिशन लेंगे। और सारी योजना जानते हो आप, योजना नहीं जानते हो तो वो भी मैं डाल दूंगा वीडियो। सारी योजनाएं, जो योजना नहीं बोलता मैं, वो हमारी कोचिंग की नीतियां हैं, या आप चाहें तो वहाँ पर लगा हुआ है
फ़ोटो खींच सकते हैं। कोचिंग में लगा हुआ है, देखे हो लंबा सा, नहीं देखे हो? चलो मैं डालती हूँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू टेल यू, all I wanted to teach you, all I wanted to make you understand about the strategies, अंग्रेजी में आ गया रे, जो रणनीति होगी, जो छात्र जो गलतियां करते हैं, जो गलतियां उन्हें नहीं करनी है, कैसे उन्हें शुरुआत करनी है, कैसे तैयारी करनी है, और कैसे एक कमज़ोर छात्र भी अपनी ईमानदारी से इस प्रकार से 1 डेढ़ साल 2 साल का समय अपने आप को देगा तो किस प्रकार वो भी सेलेक्ट होकर वो स्थान प्राप्त कर सकेगा जिसकी उम्मीद उसके माता पिता, समाज, उसके मित्रगण करते हैं। ठीक है? सो विद गुड विशेस, माय गुड विशेस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।